आपको क्या ऐसा लगा कि आपने 2011 में छोड़ के स्प्लिट किया? क्योंकि ये मुश्किल डिसीजन होता है एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांजिशन जो होता है। मैंने बोला ये खर्चा अगर मुझे बिजनेस दे दे तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, और बड़ा ही बैकफायर डिसीजन हो गया वो। जब मेरा ऑफिस जल गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैंने गलत कर दिया। हमारी बात हो रही थी इस हवाले से कि किस तरह ये पहचाना जाए कि यार मैं बिजनेस के लिए रेडी हूँ। आपने अगर प्लान करना है तो उसके लिए फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हर बंदा बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन सक्सेस के बाद आप ये तो बता रहे हैं कि $1000 पे जो है ना $500 प्रॉफिट है। अगर $1000 आपकी डेली की सेल है और $18,000 अमेजोन में होल्ड कर लिए तो फिर क्या करेंगे? तो मैं क्या पूछ सकता हूँ इसकी ओवरऑल क्या सेल्स हैं अंदाजन? इसका देखें, नंबर्स जो है ना वो वेरी करते हैं, लेकिन क्या लेदर के अंदर अभी भी कुछ ऐसी स्पेस है अमेज़न पे? आप अभी इस महीने की मिसाल ले लें, हमने ऑर्डर्स बंद किया। मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा नहीं है ना। अमेज़न अगर किसी को पर रेड फ्लैग उठा रहा है तो वाकई कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज। लेकिन एक चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जब अमेज़न पैसे लेने पर आता है ना, हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो थोड़ा सा वो काम कर जाते हैं जो कि हमें करना नहीं चाहिए। यानी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज जिन गेस्ट से मैं आपकी मुलाकात करवाने लगा हूँ, अच्छा वो उनसे मेरा ताल्लुक़ बड़ा पुराना है। कम से कम 5 से 6 साल पुराना उनसे मेरा ताल्लुक़ है। और अगर मैं कहूँ कि किसी इंसान का सबब बनना कि उसके अंदर तब्दीली पैदा हो, और हमने आज जो भी कुछ अचीव किया उसकी एक स्टार्ट के अंदर, एक इमारत के अंदर एक जो ईंट लगाने वाले ना, वो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं। शायद वो लोग इतना नहीं जानते उनको, बट द थिंग इज कि जो मैंने उनका बिजनेस का एक्सपीरियंस, खास तौर पे ई कॉमर्स, अमेज़न, सबसे पहले अगर मैंने देखा अकाउंट तो वो 2013-12 से उनको वो करते हुए भी आ रहे हैं, और उनको हमने देखा भी। और उस वक्त उतनी सीरियस थी उनकी कि मैंने एक दफ़ा देखा तो उन्होंने मुझे दिखाई थी कि उस वक्त इतनी सीरियस थी जो आज भी बड़े अमेज़न सेलर्स हैं उनकी नहीं होती है। तो और मैंने बिल्कुल ऐसे ही जाना कि जो माशाल्लाह जो वाकई काम कर रहे होते हैं वो उनको बड़ा मुश्किल होता है पकड़ के लेके आना। तो इनको हम बड़ी मुश्किलों से एक अरसे से हम मेहनत कर रहे थे, तो अल्लाह का शुक्र है आज ये हमारे साथ मौजूद है। तो बेसिकली इनका इंट्रोडक्शन ये खुद भी करवाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जो इनको जिस हवाले से मैं जानता हूँ वो अमेज़न, आप सबका सवाल होता है लेदर जैकेट्स। हमारे पास ज़्यादातर सवाल ये आता है कि लेदर जैकेट्स बेचे या ना बेचे। तो ऑब्वियसली लेदर के एक पुराने सेलर और जो कि माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक्सपोर्ट्स के अंदर डिफरेंट चीज़ें एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं लेदर में, B2C B2B। तो मैं तो ये चाहूँगा कि वो खुद भी अपना इंट्रोडक्शन कराएं। तो शोएब भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शोएब भाई, मैं शायद आपके पास इतनी चीज़ें बताने को, शायद मेरे पास अल्फाज कम है बताने को, तो आपसे मैं चाहूँगा कि पहले खुद आप जो है ना वो बताइए कि आप अभी फ़िलहाल किस बिजनेस मॉडल के अंदर हैं, क्या करना है यहाँ पर? एक तो बहुत शुक्रिया इतना लंबा इंट्रोडक्शन कराने का। वैसे हम लोग शुरू से ही लेदर जैकेट्स का काम कर रहे हैं, और जो सो कॉल्ड मार्केट में एक मिथ है कि लेदर जैकेट्स में ये हो जाता है, नुकसान हो जाता है, तो हम शुरू से वही कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स करते हैं। शुरू से इसका मतलब कि कौन से साल? मैं 2013 से कर रहा हूँ। सही। 2013 से मैंने स्टार्ट किया था, और 15 में मैं अमेज़न में आ गया था, और 2013 से हम लेदर जैकेट्स पे काम कर रहे थे। 15 में पहले हम ईबे पे काम करते थे, और B2B भी काम कर रहे थे। बहुत सारे वहाँ पे शॉप्स वगैरह हैं, होलसेलर्स हैं जिनको एक्सपोर्ट करते थे। ईबे से स्टार्ट लिया, फिर अमेज़न पर आ गए, फिर एटसी पे चले गए। अब जो है वो शॉपिफाई, गूगल, सब कुछ कवर कर रहे हैं माशाल्लाह। और लेदर के अलावा भी काम कर रहे हैं, एल्युमिनियम में काम कर रहे हैं, पेपर में काम कर रहे हैं माशाल्लाह। तो बहुत सारी डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन है जिन पे हम जा चुके हैं, क्योंकि अब सिर्फ आप एक पोडियम पे काम करेंगे तो सर्वाइवल मुश्किल है। ऐसे ही। अच्छा शोएब भाई, मैं चाहूँगा कि पहले ऑडियंस ताकि कनेक्ट कर सके हमें, अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा बताइए कि आपका पास्ट क्या है, क्या पढ़ा, फिर उसके बाद क्या आपकी एजुकेशन रही, जॉब करी नहीं करी, उसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, लोगों को मैं जो अपने पास्ट के बारे में बताता हूँ तो लोग यकीन नहीं करते। यानी अगर आप स्कूल लाइफ में देखें मुझे, तो मेरी प्रिंसिपल मुझे एक बात कहती थी कि अगर सारे डॉक्टर और इंजीनियर बन जाएं तो ड्राइवर और कंडक्टर कौन बनेगा। तो मैं बहुत ही बैक बेंचर्स में भी सही टॉप में आता हूँ, लास्ट 2 में, और मेरा एकेडमिक्स बिल्कुल अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया और
मास्टर्स मैंने अपने वालिद की ख्वाहिश पे इंग्लैंड से कर आया, क्योंकि उनकी शुरू से ख्वाहिश थी कि फौज में जाएं या मास्टर्स कर लें। एमबीए का उस जमाने में बहुत ज़्यादा क्रेज था, तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ हडर्सफील्ड से मास्टर्स किया इंटरनेशनल बिजनेस में, और जॉब भी की है ग्लोबल कॉम में। मैं सीईओ था। 2011 में मैंने जॉब छोड़ दी थी, और उसके बाद से मैं बिजनेस कर रहा हूँ, और आज तक बिजनेस ही कर रहे हैं। इसके हवाले से बताएं ना कि आपको क्या ऐसा लगा कि आपने 2011 में छोड़ के स्प्लिट किया, और वो इस पे, क्योंकि ये मुश्किल डिसीजन होता है एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांजिशन जो होता है, उसके दरमियान की स्ट्रगल भी बताएं, और ये भी बताएं कि क्यों लिया वो कदम। असल में 3-4 चीजें थी जो मेजर फैक्टर बनी। हालांकि जॉब में बहुत अच्छी कर रहा था, बहुत ज्यादा पैसे देते थे वो, शुक्र, और काफी पोर्टफोलियो की जॉब थी। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने प्रोजेक्ट बेस काम करना है, हम लोग सर्वेलेंस का काम करते थे, और कराची के जितने भी कैमरास लगे हुए, इसमें कहीं ना कहीं आपको मेरा कंट्रीब्यूशन नजर आएगा। मुस्तफा कमाल साहब के साथ भी काम किया, पुलिस के साथ भी काम किया। तो यहाँ पर अगर आप सरकारी खातों में आपका इंटरेक्शन होता है या प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो वो मेरिट पे नहीं होते। और जब मेरी एक्सेस में ये चीजें आई, क्योंकि मैंने शुरू से यही चीज फोकस की कि यार आप कोई भी काम करें, उसके अंदर मोटिव ये होना चाहिए कि आपने हलाल कमाना, और अगर उस काम में आप हलाल नहीं कमा सकते तो वो काम आपको नहीं करना चाहिए, और मजबूरन भी नहीं करना चाहिए, अनलेस एंड अनटिल आपको लाइफ का इशू हो कि भाई आप ये काम नहीं करेंगे तो मर जाएंगे, तो फिर तो आप कर सकते हैं। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह शुरू से ये मसले नहीं रहे, तो मैंने 2011 में आके वो नौकरी छोड़ दी, और कोई प्लान करके नहीं छोड़ी कि मैंने अमेज़न खड़ा कर लिया था। मैं सिंपल एक मिनरल वाटर का छोटा सा यूनिट चलाता था, और मेरे टारगेट ये किया हुआ था कि 35,000 उस वक्त मेरा खर्चा है, हालांकि मेरी सैलरी उससे 10 टाइम्स ज्यादा थी। तो मैंने बोला ये खर्चा अगर मुझे बिजनेस दे दे तो मैं जॉब छोड़ दूंगा, और बड़ा ही बैकफायर डिसीजन हो गया वो, क्योंकि मोहल्ले में भी लोग कहने लगे कि एमबीए जाली था, इंग्लैंड से निकाले गए थे, कंपनी वालों को पता चल गया। यानी हर किस्म की आपको, कोई वाटरमैन कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कहता था देखा ये अभी बहुत उड़ रहे थे, एकदम जमीन पे गिर गए। तो वो एक दफा ऐसा भी हुआ कि जब मेरा ऑफिस जल गया तो मुझे ऐसा लगा कि यार ये मैंने गलत कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ जो ऑफिस जला था वो वाटर का ही ऑफिस जल गया था, उसमें शॉर्ट सर्किट हुआ था, यानी वो प्रॉफिट्स में आया था और वो जल गया, तो वो 6-7 मिलियन हम माइनस में चले गए दोबारा। तो जॉब में तो ये होता है ना कि आपको हर महीने पता होता है कि आपका ये इनकम आपने लेनी है, आपकी ये एक्सपर्टीज है, इसके आप इतने चार्जेस लेंगे। तो वहां ऐसा लगा कि 2013 में कि ये गलत हो गया। तो इसी प्रेशर के टाइम में हमारे एक दोस्त थे जिनको हम पानी सप्लाई करते थे, उन्होंने बोला यार आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप ये क्यों नहीं कर लेते, बाहर जैकेट्स भेज दें, आपके जानने वाले हैं। तो फिर हम एक्सीडेंटली इस बिजनेस में आ गए, क्योंकि पानी का बिजनेस सर्दियों में नहीं चलता था, यानी कम हो जाता था, तो हम फिर जैकेट्स के अंदर आ गए। और फिर जब हम जैकेट्स के अंदर आए तो हमने 2 साल में पानी का काम बंद कर दिया। तो इस तरह हम फिर ईबे के अंदर आ गए। अच्छा, इनिशियल स्टार्ट आपका ईबे से हुआ था, राइट? इनिशियल स्टार्ट मेरा ऐसा हुआ था कि मुझे एक दोस्त ने बोला कि भाई मैं जैकेट्स बनाता हूँ और मैं आपको उधार दे दूंगा, आप जैकेट्स भेज दें। तो मैंने उनसे पूछा कैसे भेजूं, तो उन्होंने बोला ईबे से भेज दें, आपका ईबे अकाउंट है? मैंने बोला जी है, क्योंकि मैं वहां रहा था तो मेरा ईबे का अकाउंट तो था। तो उस पे हमने एक लिस्टिंग की, उस लिस्टिंग पे कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस जमाने में ना कोई गुरु थे, ना कोई एक्सपर्ट्स थे, तो वो हमने किसी से पूछा, कहीं ऑनलाइन सर्च किया, किसी इंग्लैंड में एक दोस्त था वो काम करता था, उससे थोड़ा बहुत समझा, और फिर हमने लिस्टिंग को ग्रिप करना शुरू किया। और 1 साल में, और ये बात है 2013 की? जी 13 की। सही। अगर आप मेरा ईमेल एड्रेस देखें ना, जो मैं आजकल यूज करता हूँ, तो उसमें भी 2013 वो इसी चीज को रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा, कि वो मैंने उस वक्त ये काम शुरू किया। सही। तो अब मुझे इसके हवाले से बताइए कि अगर कोई भी, आपने जैसे कि ईबे से किया और फिर बाकी चीजें, तो इसमें मेन हर्डल्स आपने क्या स्ट्रगल फेस करी? बहुत सारे हर्डल्स थे उस जमाने में। क्वालिटी अच्छी प्रोड्यूस नहीं होती थी, सदर के कारखाने आपको माल दे देते थे, क्वालिटी से जान छुड़ाते थे, या उनका जो खराब माल होता था उसको रिफर्बिश करके वो आपको दे देते थे।
और हमें क्योंकि इतना पता नहीं होता था, वो हम भेज देते थे, फिर वो रिटर्न आ जाता था, वो रिटर्न गले पड़ जाता था, वो दोबारा जाता था, दोबारा वापस आ जाता था। तो ये बहुत सारे क्वालिटी के इश्यूज थे और एक जमाने में ऐसा भी लगा कि ये बिजनेस सक्सेसफुल नहीं है। लेकिन फिर क्योंकि जैसे जैसे आप काम में इन्वॉल्व होते हैं तो आपका अपना भी इंटेलेक्ट लेवल आपको बहुत सारी चीजें समझाता है कि यार ये सही है और ये नहीं है। तो हमने ये सोचा कि छोटा यूनिट हो, अपनी मैन्युफैक्चरिंग हो, ताकि क्वालिटी हम कंट्रोल कर सकें और डिस्ट्रीब्यूशन यूके से हो। उस जमाने में यूके में कोई डिस्ट्रीब्यूशन का आपका पहला फोकस यूके था? हाँ, कि कस्टमर को लोकल डिलीवरी मिले, ताकि उसके पास जो ये पाकिस्तानी पैराडाइम है और फिर यहाँ पर जो एयरवे बिल पे $10 लिखा हुआ जाता है, वो $50 की चीज लेता है तो वो कहता है अच्छा ये तो $10 की है, तो उसका मेंटल पैराडाइम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता। वो उसको ऐसा लगता है कि उसके साथ कोई फ्रॉड हो गया है, कोई डॉजिंग हो गई है या कोई ड्रॉप शिपर आ गया, इसने $10 की चीज उठाई है, $50 की बेच दी है। तो हमारा प्राइम फोकस क्वालिटी था और हमने वहां पर वेयर हाउसिंग अरेंजमेंट्स किए, पार्टनरशिप्स की और फिर 2015 से हमारी प्रोडक्ट्स आज तक पाकिस्तान से डिलीवर नहीं होती, वहीं से जाती है। सही। अच्छा, अभी एक नंबर पूछना चाहूंगा, आपकी जब पहली प्रोडक्ट सेल होती है, इसका खुशी का मुझे पता है, तो उसका क्या एक्सपीरियंस है जब पहली लेदर जैकेट आपकी बिकी होगी? जब पहली लेदर जैकेट बिकी तो मैं हैरान रह गया क्योंकि आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये इतनी जल्दी रिजल्ट आ जाएगा। इनफैक्ट पहले महीने में ही 18 जैकेट्स बिक गई थी माशाल्लाह। हाँ, लेकिन उसमें से 12 रिटर्न आ गई थी। तो वो एक और एक्सपीरियंस था कि यार ये तो जेब से पैसे जा रहे हैं, ये कौन सा बिजनेस है। तो वो खुशी जाहिर सी बात है बहुत अनबिलीवेबल होती और मैं आपने पूछना चाहूंगा कि उस पहली जैकेट से अभी आज कितने आप यूनिट्स सेल आउट कर देते हैं, B2B B2C सब मिला के? अगर हम अप्रोक्सीमेट बात करें तो 5000 से ऊपर यूनिट्स जाते हैं मंथली अब। जी सही है। तो वो जो 1 से लेके 5000 तक के दरमियान में जो आप क्या लगता है कि यार 3 से 4-5 चीजें अगर कोई बिलफर्ज कोई शख्स करना चाहता है, अच्छा मैं इसको प्रोडक्ट बेस्ड बात करूंगा, लेदर जैकेट है, कोई बंदा शॉर्ट लैब भी बिकता था उस टाइम के ऊपर, और भी चीजें जो है ना वो बिकती हैं, तो कोई भी बंदा अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है इनिशियल से लेके और ये 5000 यूनिट तक के दरमियान में, उसको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं कि वो एक अच्छा बेहतर बिजनेस डेवलप कर ले, आइदर वो कोई भी प्रोडक्ट हो, पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग होके वो जा रही है बाहर। देखें, बिजनेस में और जॉब में जो बेसिक फर्क है ना, वो रिस्क टेकिंग का है। जो लोग रिस्क ले लेते हैं वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाते हैं। जो लोग रिस्क नहीं लेते, जिनकी ये बेसिकली ऐसा ही है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक में रखें तो वो आपको 10% या 15% या जो भी है आपको पर एनम पता है कि भाई मुझे इतने पैसे मिलेंगे, मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ है, ये एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। रादर देन आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, वो कभी बाउंस बैक भी करता है, कभी आपको प्रॉफिट भी देता है। तो मैं ये समझता हूँ कि जैसे आजकल मैं लोगों को देखता हूँ, स्पेशली जो ऑनलाइन आजकल चूरन बिक रहा है कि मैंने ऑडी ले ली, मैंने मर्सिडीज ले ली, 2 साल का हूं मैं, 22 साल का हूं। देखें, आपका जो सक्सेस है ना, बिजनेसमैन कभी भी पैसे के लिए बिजनेस नहीं करता। ऐसा ही है, वो हमेशा एसेट बिल्डिंग के लिए करता है। हो सकता है कि अब आप पार्क व्हील्स की एग्जांपल ले लें, पार्क व्हील्स बहुत अरसे से प्रॉफिटेबल नहीं था, अब जाके उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी की है। तो अगर आप इसको फाइनेंशियली देखें तो एक बहुत ही अजीबोगरीब मॉडल है जिसमें वो अर्निंग कर ही नहीं रहे। लेकिन अगर आप एज अ ब्रांड देखें तो उनकी बहुत लेगेसी बिल्ड हुई है। लेगेसी तो ऑफ कोर्स है, उन्होंने एक ट्रेंड दिया है, लेकिन उनका अब एक ब्रांड है। उस ब्रांड की वैल्यू को अगर आप असेस करें तो वो शायद बहुत सारे बिजनेसेस से बड़े हैं। तो बेसिक जो मेरा मानना है ना, एक तो आप जब तक बिजनेस के लिए तैयार नहीं हो, आप बिजनेस ना करें। सही है। आप उस रेलेवेंट फील्ड में जॉब करते हैं। और ये कैसे पता लगता है कि मैं अब इसके लिए तैयार हूँ? ये जो है ना, आपको उस वक्त पता चलता है जब आपके पास सफिशिएंट फंड्स हो, आप मेंटली रेडी हो, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद आपको पुश करती है कि अब शोएब साहब आपने ये करना है। और सफिशिएंट फंड आप कितना कहते हैं, कितना? अच्छा, इसमें सफिशिएंट फंड की कोई लिमिट नहीं है। जैसे मैं जब जॉब करता था ना, तो मेरे ऊपर लोन्स थे, स्टूडेंट लोन था। तो एक जमाना ऐसा भी था कि मेरी 2008 में 50,000 सैलरी थी और मैं 43,000
चेंज करा के पाउंड्स में इंग्लैंड अपना स्टूडेंट लोन पे करता था। अच्छा, उस वक्त मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अल्लाह मियाँ कैसे आपके लिए दरवाजे खोलता है जो आपको पता नहीं होते। अच्छा, मैं 2008 में वालिद की डेथ हुई थी, 2005 में तो वालिदा ने बोला भाई पैक कर कर आ जाओ, इंग्लैंड में आपने नहीं रहना, हमें आपकी यहाँ जरूरत है। तो मैंने बोला ठीक है अम्मी, आप मुझे 3 महीने का टाइम दे दें तो मैं लोन्स वगैरह 2000 या 5 लाख था लोन, मुझे अब एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, वो मैंने देना था, तो मैं वो आ जाऊंगा। तो अम्मी ने बोला भाई 1 महीना है आपके पास। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं रिटर्न टिकट लेकर आया था, क्योंकि मेरे दोस्त कह रहे थे कि तुम वहां सर्वाइव नहीं कर सकोगे, क्योंकि मैंने अपना मैक्सिमम जवानी का टाइम इंग्लैंड में गुजारा है। अच्छा, तो वो जो टाइम था उसमें हम ऐसे ट्रेंड हो गए थे, ऐसे ट्यून हो गए थे कि फिर वापस आके यहाँ पे एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो गया। तो आप यकीन करें कि अल्लाह मियां असबाब ऐसे बनाता है, बंदे की तो औकात ही नहीं है। कि मेरा एक इंटरव्यू प्लान था, ये मुस्तफा कमाल साहब के प्रोजेक्ट में है, और मैं बेसिकली पंजाबी हूँ, लेकिन मैं बॉर्न एंड ब्रेड कराची का हूँ, तो मुझे पंजाबी बोलनी भी नहीं आती। तो मैं जब वहां पर आया, फ्राइडे का दिन था, तो अगले सैटरडे को मेरा इंटरव्यू था। तो अम्मी ने मुझे बोला भाई सैटरडे को उठ जाओ, तुम्हारा इंटरव्यू है। तो मैंने अम्मी को बोला मंडे वाला भी है, तो अभी तो सोने दें, तो मंडे को जाएंगे इंटरव्यू देने। तो अम्मी ने बोला नहीं बेटा, यहाँ कौन सा तुम्हें पहले इंटरव्यू में जॉब मिल जाएगी। तो मुझे भी यही था कि यार मैं को इतना काबिल तो नहीं हूँ। हाँ, उस वक्त 2 एडवांटेज थे मेरे पास जो कि मोस्टली कैंडिडेट्स के पास नहीं थे। मैं इंग्लैंड के सर्विलेंस प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था, और यहाँ पे सर्विलेंस प्रोजेक्ट सिटी में तो लगे हुए ही नहीं थे, किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं था। तो मैं जब इंटरव्यू देने गया, तो जब मैंने इंटरव्यू खत्म किया, तो पहले तो अंग्रेजी में बहुत एग्रेसिव इंटरव्यू हुआ, फिर उनको समझ में आ गई कि भाई बंदा अंग्रेजी बोल सकता है, तो फिर उर्दू में शुरू हो गया इंटरव्यू। और फिर अचानक से उन्होंने मुझे जॉब ऑफर कर दी, और जो है ना अपॉइंटमेंट लेटर भी आ गया। तो मैं बहुत कंफ्यूज था, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने बोला ठीक है जी, मुझे जॉब मैंने डन कर दी। तो मैं जब बाहर निकल रहा था, उनको भी यकीन नहीं आया कि शायद ये मुकर ही ना जाए, तो उन्होंने मुझे गाड़ी की चाबी दे दी ब्रांड न्यू। अच्छा। ये आपकी गाड़ी है, आप 3 दिन 4 दिन ईद के करें। इंटरव्यू के दिन फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे। अच्छा, जो अपॉइंटमेंट लेटर था वो मिस प्रिंट था, शायद उनका प्रिंटर अच्छा ना हो। तो वो मैं लेके जब घर पर आया, मैंने अपने बड़े भाई को दिखाया, तो उन्होंने बोला यार ये तो कोई जाली कंपनी है जो करोला दे रही है, लेकिन इनका अपॉइंटमेंट लेटर की क्वालिटी अच्छी नहीं। तो बहरहाल दैट्स हाउ हमने वहां से स्टार्ट किया। तो मेरे ऊपर लोन था, तो लोन मैंने उतारने के लिए वो 43,000 में वापस भेजता था, और 7,000 में अपनी जिंदगी गुजारता था। अच्छा, वो मैंने 1 साल किया। वो जो लोन मैंने उतारा और अपनी हिस्ट्री बचा ली, उस लोन से फिर मैंने ईबे का काम शुरू किया। मेरे सारे दोस्त वहां से मैक्सिमम लोग ओके अच्छा, ये क्रेडिट कार्ड खाकर, लोन्स खाकर जब यहाँ पर पहुंचे, और उन्होंने मुझे समझाया कि तुम क्यों उतार रहे हो, ये तो फरंगियों का पैसा है। तो मैंने उनको सिर्फ यही बात बोली कि यार अगर मेरे बाद कोई और स्टूडेंट जाएगा तो उसको लोन लेने में हैसल ना हो, क्योंकि मैंने उस लोन से ही तालीम हासिल की। तो आपको आइडिया नहीं होता कि कहाँ से आपको क्या चीज मिल जाएगी। आपका सिर्फ फोकस ये होना चाहिए कि देखें, मशवरा एक अमानत है। हमारे यहाँ लोग इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। वो कहते हैं यार अगर मैंने आपको सिखा दिया तो फिर मेरी वैल्यू क्या है, हालांकि देने से बढ़ता है, कम नहीं होता। तो हमने इस तरह से इस सिस्टम को चलाया, और फिर अल्लाह मियाँ ने हमें इस सिस्टम तो शुएब भाई, वो आप क्या समझते हैं कि आप, हमारी बात हो रही थी इस हवाले से कि किस तरह ये पहचाना जाए कि यार मैं बिजनेस के लिए रेडी हूँ। तो सफिशिएंट अमाउंट मुझे बताएं कि 6 महीने का बंदे के पास लाइक पीरियड हो। जब हमने ये लोन उतार दिया तो हम जॉब में पहला इंक्रीमेंट हुआ 25,000 रुपए का। जब 25,000 रुपए 2009 में बहुत बड़ा अमाउंट था। ऐसे इतना बड़ा अमाउंट था कि मैं खुद भी यकीन में नहीं आया कि मेरा फर्स्ट इंक्रीमेंट 50,000 से 75,000 रुपए में चला गया। और 50,000 भी उस वक्त इतने होते थे कि वो खत्म नहीं होते थे, क्योंकि पेट्रोल भी कंपनी देती थी, मोबाइल भी कंपनी का था, मेडिकल भी कंपनी का था, सिर्फ घर में राशन नहीं डलवाती थी, बाकी सब कंपनी पे करती थी। तो वहां से थोड़ा सा, अब आजकल क्या होता है, जैसे मैं अपने ऑफिस में भी देखता हूँ लोगों को, कुछ लड़कियां काम करती हैं, तो वो जैसे ही उनको सैलरी मिलती है तो वो 10,000 का बालों का कलर चेंज करा देते हैं। भाई हमने बालों का कलर चेंज करा है। या कोई बंदा होता है या कोई लड़का होता है तो वो फौरन
जो है ना मोबाइल या एप्पल की वॉच लेकर आता है और दिखाता है कि देखें भाई मैंने एप्पल की वॉच ली है, या आप उनको कोई बेनिफिट बोनस दें तो वो फौरन से जाके उसके खर्चे का इंतजाम पहले से ही हुआ हुआ। ये बात सही है। तो ये वो चीजें हैं जो बिजनेस में बहुत बड़ा हर्डल है। अगर आपने बिजनेस करना है तो जो चीज आप या मैं आज बैठे में, तो उसके पीछे जो काली रातें हैं वो इस कैमरे में हम आपको नहीं बता सकते, ना आपको पता होंगी। बिल्कुल ऐसे ही है, वो तो हमें ही पता है, आपको पता है जिन्होंने गुजारी है। तो आपने अगर प्लान करना है तो उसके लिए फिर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। हर बंदा बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाता है, लेकिन सक्सेस के बाद पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाता। और असल वहीं पे जो है ना वो पूरा का पूरा वो एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आप जो है वो अपने डिसीजंस को स्मार्ट करें अगर आपने बिजनेस करना है। और इसी तरह जॉब वाले लोग, जैसे मैं जॉब करता था तो मैं फिर खर्चा नहीं करता था। अब आप उसको कंजूसी बोल रहे हैं, बनियागिरी बोल रहे हैं, तो मैं वो नहीं करता था। मैं फोकस्ड रहता था कि यार मुझे इस जॉब से खत्म करके अपना कुछ करना है। और मेरा एक और भी बड़ा मेजर असूल था, जब मैंने अपने ऑफिस से जॉब छोड़ी तो मेरे बॉस डर गए कि यार ये कहीं कंपटीशन में ना चला जाए, क्योंकि मैं उस ऑफिस का होल सोल था। सारी मार्केटिंग में दिखता था, मुझे पता था किस प्रोजेक्ट में क्या बिडिंग हुई हुई है, किस कस्टमर से क्या डीलिंग चल रही है। तो मैंने अपने बॉस को, जब मैंने रिजाइन किया तो मैंने उनको बोला आपके पास 2 महीने, आप मुझे जितना यूज करना है कर लें, कोई बंदा दे दे मैं उसको ट्रेन कर दूंगा। मैं जब जॉब छोड़ूंगा तो मैं सर्विलेंस की फील्ड में काम नहीं करूंगा। ये देखें, विच इज गुड। क्योंकि देखें अगर आप आर्टिस्ट हैं, आपको पिक्चर ड्रॉ करना आती है, तो फिर वो गधा हो या घोड़ा या इंसान हो या वो घर हो या वो पहाड़ हो, आप ड्रॉ कर लेंगे। थोड़ा सा आपको मसला होगा स्टार्टिंग में, लेकिन अगर आपको ये काम आता है, अगर आपको बिजनेस बनाना आता है, क्योंकि जॉब में भी आप किसी और के लिए रिस्क ले रहे हो, तो वो आप कर लेते हैं। तो हमने फिर इस तरह से, जब हमारे पास एक टारगेट इनकम सेट की, पहले पार्ट टाइम बिजनेस स्टार्ट किया, टीम बनाई, सैलरी बहुत ज्यादा थी तो वो बिजनेस के एक्सपेंसेस आराम से मैनेज कर लेते थे। और जब उस बिजनेस ने 35,000 रुपए प्रॉफिट, ये टारगेट बना लिया कि ये बिजनेस इतने पैसे देगा, जिस दिन ये देगा उस दिन जॉब छोड़ दूंगा। अच्छा। और जिस दिन उसने दिया उसके 2 महीने के अंदर जॉब छोड़ दी। और ये पानी का था? जी, पानी सही का। सही 35,000 का टारगेट था और ब्रांड न्यू गाड़ी से 1 to 5 पर आ गए, क्योंकि उस वक्त अफोर्ड नहीं कर सकते थे, पैसे सारे बिजनेस में लगाए हुए थे। यानी कोट पैंट पहनने वाला आदमी और जिसकी परफ्यूम की खुशबू की लोग इतनी तारीफ करते थे, वो फिर मिट्टी और कट्टे में घूमना शुरू हो गए ऐसे। और सारे कस्टमर्स खुद बनाए और खुद कस्टमर सर्विसेज की, खुद डिलीवरीज दी, खुद बोतलें उठाई। तो वहां से फिर आगे अभी है वो बिजनेस आपका? नहीं, वो बंद कर, 2015 में बंद कर। सही सही सही। अच्छा शोएब भाई, बिल फर्ज कोई भी बंदा, या मैं या हमारी ऑडियंस, आप प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहती है अगर, या कोई भी कारोबार बिल्डअप करना चाहती है ई कॉमर्स के अंदर, तो आप क्या कहते हैं उसके यही स्टेप्स हैं और ये तरीके से हम कर सकते हैं? देखें, सबसे पहले कोई ई कॉमर्स हो, नॉर्मल बिजनेस हो, बिजनेस 2 साल तक आपको कुछ भी नहीं देता। जो बंदा आपको ये बात बताता है कि मैंने 3 महीने में $1,00,000 बना लिए और 4 महीने में $8,00,000 बना लिए, मैं अभी कुछ लोगों की वीडियोस देखता हूँ Amazon के ऊपर, जो कि मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो मेरे आधे लेवल का भी काम नहीं करते होंगे। वो इतना झूठ बोल रहे होते हैं उसमें कि मैं कभी कभार ये सोचता हूँ यार ये तो हम भी नहीं कर रहे। यानी आप अगर ई कॉमर्स के जितने पोडियम हैं सिवाय शॉपिफाई के, उसमें हम अपने आप को एक्सपर्ट नहीं कहते, बिगिनर लेवल का बंदा कहते हैं। उसके अलावा जो प्लेटफॉर्म्स टॉप के हैं उस पर हम सेलिंग कर रहे हैं। लेकिन जो नंबर शो किए जाते हैं, यानी हर बंदा, मैं आपको अभी अपने मोबाइल से अपने अकाउंट्स की सेल दिखाऊं तो आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन इसमें मैं आपको रिटर्न्स नहीं बता रहा, इसमें आपको मैं लॉस पार्सल नहीं बता रहा, इसमें मैं आपको डैमेज पार्सल नहीं बता रहा, इसमें मैं आपको मेजर फीस अमेज़न की नहीं बता रहा। मैं आपको ये बता रहा हूँ जी मेरी $1,000 की सेल हो गई, जिसमें $500 मेरा प्रॉफिट आ गया। अब जिसको नहीं पता, अच्छा वही बताते हैं, रेवेन्यू बताते हैं इन टर्म्स ऑफ PKR ना जी, कि अगर बिल फर्ज $1,00,000 की तो मेरे पास 3 करोड़ रुपए की सेल जो है ना वो हमने करी है। और कुछ लोग मैंने देखा है जो लिख के लगाते हैं 3 करोड़ की इनकम। और भाई इनकम तो वो ही नहीं सकती, वो तो आप और मैं जानते हैं सेल्स का मतलब, मुझे ऐसा लगता है सेल्स का 10% या 8%, या मैं कहता हूँ कट कटा के फिर भी 5% शायद जेब में आता होगा।
सेल्स का? देखिए, वो भी हर on- बिजनेस मॉडल का अलग अलग है। ऑन एन एवरेज जो अभी हम कहते हैं ना कि अगर आप 3% से ऊपर हैं तो अच्छा बिल, तो आप अच्छा काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि आप जो है वो, लेकिन वो तो समझ नहीं आता शोएब भाई, मतलब जिनको ये बताया गया है कि 25% मार्जिन, 20% मार्जिन, क्योंकि कुछ लोग हैं जो कि दिखाते हैं ना भाई हम तो 20% मार्जिन बना रहे हैं। तो आप बताएं, क्योंकि आप इस चीज को करते आ रहे हैं, वो जो 3% वाली बात है, क्योंकि कुछ लोगों का समझना ये बहुत जरूरी है। क्योंकि इनिशियल जब बंदा कोई भी आता है ना इस इंडस्ट्री के अंदर, तो उसका दिमाग में यही होता है, भले वो इन्वेस्टर हो या भले वो काम करे, वो समझता है कि 15% के मार्जिन, 20% के मार्जिन, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैंने केस स्टडी रखी, मैं पढ़ी यूएस के टॉप 10 सेलर्स को, मैं सुनता रहता हूँ, तो उनके हद दर्जे मानने के बाद ना वो कहते हैं कि हमें 12% बचता है, वो भी वो वॉल्यूम कर रहे हैं $1 मिलियन का। तो क्योंकि वो बाइंग भी अच्छी खासी कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक लेवरेज मिल जाता है जब पैसा ज्यादा हो आपके पास। तो इस हवाले से ही बताइए कि आप ये बात क्यों कह रहे हैं? रियलिस्टिक प्रॉफिट जो है ना उसके अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं जो कि आपको ट्रेनिंग वाला बंदा बताता ही नहीं है। क्योंकि अगर वो बताएगा तो उसने तो $1 मिलियन ट्रेनिंग से बनाना है। और इसका भी बहुत सिंपल फॉर्मूला है। देखें, अगर आपने 1 करोड़ रुपए ट्रेनिंग से बनाना है तो आपको सिर्फ 200 बेवकूफ बच्चे चाहिए। सिंपल और स्ट्रेट। आप 50 से 70 हजार रुपए उनसे चार्ज करें। और जैसे मेरे 3 ऑफिस हैं, तो मैं अगर एक कैमरामैन उठाऊं और अपने हर ऑफिस का दौरा कराऊं, उसी कैमरामैन को अपने जिम ले जाऊं, उसी को अपने घर ले जाऊं, उसको मैं अपने लाहौर ऑफिस ले जाऊं, उसको मैं अपने लाहौर के घर ले जाऊं, उसको मैं अपने इस्लामाबाद ऑफिस ले जाऊं और उसको इस्लामाबाद के घर ले जाऊं, और मैं अपना जेन्युइन, यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट्स दिखाए जाते हैं वो भी एडिटेड होते हैं। और ये आपको पता है अमेज़न पे स्क्रीनशॉट्स कैसे एडिट किए जाते हैं। मैं कह रहा हूँ जेन्युइन स्क्रीनशॉट्स उनको अपनी सेल्स के दिखाऊं तो वो बोलेंगे भाई ये तो पीर साहब है। लेकिन होता ये है कि आप देखें इस वक्त अगर आप पीएल पे देखें तो अमेज़न 30 to 40% चार्ज कर रहा है, जो कि कोई बंदा नहीं बताता। अगर आप एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस निकालें, जिसमें वो रिटर्न फीस चार्ज करते हैं, जिसमें वो वेयरहाउसिंग फीस चार्ज करते हैं, अपनी रेफरल फीस चार्ज करते हैं, वो एट द एंड अगर आप 25-30 हजार डॉलर की सेल कर रहे हैं तो वो 35 से 40% पे चला जाता है। अब यहाँ जो मैं वीडियो में देख रहा होता हूँ नंबर्स, वो जो है सेलर डैशबोर्ड, उसके अंदर तो देखें मैं डाटा कुछ भी डाल दूं, मैं अपनी प्रोडक्ट प्राइस 1 कर दूं, वो मुझे जितनी भी आपने करना है, मुझे जो है ना 200% प्रॉफिट दिखा देगा। तो बात ये है कि वो कहते हैं जी $1000 की सेल हुई है, $400 बच्चे ने बना लिए, ₹1,00,000 जो है ना ये बच्चा बना रहा है, तो भाई ₹1,00,000 तो हम नहीं बना रहे। तो और वो ये कहते हैं, आज जिनको पता है ना, वो सेलर बोर्ड देख के ही बता सकते हैं कि यार इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स में कुछ गड़बड़ है। क्योंकि कुछ लोग अब बिलफर्ज वो मुझे यूके का अकाउंट दिखा रहे हैं और यूके की सेल्स दिखा रहे हैं, उसमें वैट ही नहीं लगा हुआ। उसमें जो है ना वो मैंने देखा कि बहुत सारी चीजें एक्सपेंस आउट नहीं होते क्या आपके मंथ के जो एक्सपेंस आउट है आप वो लगाते ही नहीं है। वो देखें, अब वो लगाएंगे तो नंबर्स बड़े वीक हो जाएंगे, तो फिर अट्रैक्शन कैसे आएगी? तो ये तो वो करते हैं ना जिनको अट्रैक्शन डेवलप करनी होती है, वो अपने नंबर्स नहीं बनाते। अभी जो रियलिस्टिक इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉफिट है ना वो 7 से 9% है। और ये मैं आपको इसलिए इतना स्पेसिफिकली बता रहा हूँ कि हमारे पास जो अकाउंटेंट्स की टीम है वो ये हमें नंबर्स देते हैं। मोस्टली अमेज़न सेलर अंदाजे पे काम करते हैं। वो सिर्फ ये देख रहे होते हैं यार 2 लाख आ गए, हमारे हिसाब से 20% प्रॉफिट है तो 40 हो गया होगा, और फिर उसी की वजह से वो फिर सस्टेन नहीं कर पाते और बंद हो जाते हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। आज से 5 साल पहले मेरे पास 3 बच्चे, जो कि मेरा एक बहुत गहरा दोस्त है, उसके दोस्त है, वो एक स्टार्टअप लॉन्च करने आए। तो मुझे बड़ा शौक है कि मैं गारमेंट्स की फील्ड में आ जाऊँ, क्योंकि लेदर की फील्ड में क्योंकि मटेरियल बहुत महंगा है, तो 10 कारीगर जो बैठे हुए होते हैं वो गारमेंट्स के शायद 50 कारीगर के बराबर हो। जितना मटेरियल वो कंज्यूम कर रहे होते हैं वो शायद गारमेंट्स के 50 बंदे यूज ना कर सकें। और जो गारमेंट्स की फील्ड है एक्सपोर्ट में, उसकी बहुत बहुत गैप है उसमें। तो उन्होंने बोला जी हम एक स्टार्टअप लॉन्च कर रहे हैं, आप हमें 3.5 मिलियन दे दें एज एन इन्वेस्टमेंट, हम आपको इतने % रिटर्न दे देंगे और जो है ना 6 महीने में आपको पैसे 3.5 मिलियन पीकेआर जी पीकेआर। ओके। तो स्टार्टअप के लिए फिर उसके बाद जो प्रोग्रेशंस थी वो अलग थी। तो मैंने उनको बोला भाई मैं आपके साथ काम करने में तैयार हूँ, आप मुझे पार्टनर बना लें और परचेजिंग मेरे हाथ में होगी।
बाकी जो नंबर्स आप कह रहे हैं सेलिंग के वो आप कर लें, जो आप कह रहे हैं एक्सपेंसेस हैं वो आप कर लें, टीम डेवलप कर लें, लेकिन इन्वेस्टमेंट मेरी होगी तो परचेजिंग मेरी होगी। जहां से आप बोलेंगे परचेजिंग मैं करूंगा। और उन 3 में से एक बंदा ऐसा था जो मुझे थोड़ा सा शेकी लगा और डॉजी लगा। तो मैंने अपने दोस्त को बता दिया कि यार इसको बोलो ये बंदा हमारे तजुर्बे के हिसाब से सही नहीं है, बाकी मशवरा हमारा है, काम आपने करना है। तो उन्होंने बोला शुएब भाई आपको एक्सपोर्ट का होगा आइडिया, लोकल मार्केट का आइडिया नहीं है, लोकल मार्केट ऐसे नहीं चलती। ठीक है, लोकल मार्केट नहीं चलती। 2 साल के बाद वो कराची नहीं पाकिस्तान लेवल पर टॉप 10 में आना शुरू हो गए। और जो लड़के मोटरसाइकिलों पे घूमते थे वो सिविक और डबल केबिन और स्विफ्ट 3 पार्टनर्स थे, वो भाई बड़ा जबरदस्त और बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आ रही हैं उनके पास। और इनफैक्ट मैं मोनाल रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना खा रहा था, तो उसमें से एक बच्चा, उसको भी सही मशवरे देते थे जब वो आता था, उसने पकड़ लिया, बोला शुएब भाई ये आपने यूं कर दिया था तो हम यूं बच गए और बहुत बहुत अच्छा चल रहा है। तो अच्छी बात है भाई। अभी उनकी पोजीशन ये है कि 14 करोड़ रुपए उन्होंने मार्केट के ऑलमोस्ट देने, और वो सिस्टम बंद हो चुका है। वो सारे लोग जो है ना तितर बितर हो गए। एक ही रीजन, कैलकुलेशन नहीं की और डेटा उधार उठाते रहे, इन्वेस्टर को घुमाते रहे। इन्वेस्टर क्या करता है, इन्वेस्टर बहुत सेफ खेलता है। वो आपको पैसे देता है और उसका प्रॉफिट की घंटी स्टार्ट हो जाती है कि भाई मैंने आपको 10 लाख दे दिए, अब 20% का प्रॉफिट है, मेरे इतने पैसे महीने के बनेंगे। वो 6 महीने के बाद आपके सर पे आके खड़ा हो जाएगा और आप पता चलेगा कि 6 महीने बाद -2 lakhs पे खड़ा है। प्रॉफिट तो दूर की बात है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई भी सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं ना, एक तो आपको उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब भी आप कहीं जॉब करते हैं तो वहां पर आप उसके प्लस माइनस प्रोज एंड कॉन सारे देखते हैं, उस सिस्टम को देखते हैं कि यार ये सिस्टम कहाँ फंस रहा है। तो इंडिविजुअली अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हैं, अब जैसे मैं सुनता हूँ कि भाई जैसे आपका होलसेल का मॉडल है, तो कहते हैं $5,000 से $10,000 में आपने काम करना है। तो मैं 4 PL ऐसे बता सकता हूँ अपने जाती, और एक मेरा दोस्त है उसका भी मेरे साथ ही जुड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से हमने 5 लाख से भी नीचे में स्टार्ट कर ली। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज इसी मार्जिन पे स्टार्ट हो, ऐसा ही है। बात ये है कि आपकी क्रिएटिविटी किस तरह का प्रोडक्ट लेकर आती है, आपका कॉन्फिडेंस उस प्रोडक्ट में कितना है। और ऑफ कोर्स जब आप काम करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस पे चीजों में आ जाता है। जैसे आप एक स्पेसिफिक फील्ड में काम कर रहे हैं, लोग क्यों कहते हैं कि भाई पहले एक में मास्टर हो जाओ फिर बाकी चीजें कर लें, क्योंकि उस मास्टर एक्टिविटी से आपका किचन सेफ हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम यही कहते हैं कि भाई कोई भी चीज स्टार्ट करें, एटलीस्ट 3 से 4 साल उस फील्ड में गुजारें, उस फील्ड को समझें। यहाँ क्या होता है कि आजकल की जनरेशन का सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं और आप दोस्त हैं, अब हमारी दोस्ती खत्म हो गई, आप भी ब्लॉग मैं भी ब्लॉग, अब नया दोस्त शुरू हो गया। तो देखें, आपके दोस्त, आपके एम्प्लॉइज, ये आपकी रिफ्लेक्शन है। जैसे अगर आप पुरानी एम्प्लॉयमेंट कैरी नहीं करते तो फिर आप सर्वाइवल में फंस जाएंगे। क्योंकि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हमने एक साहब के साथ बिजनेस शुरू किया, तो 2 साल पहले हमारे टीम मेंबर ने बोला कि शुएब भाई, हसन भाई की क्या जरूरत है, अब तो इनका कोई काम नहीं है, अब तो हम सब कुछ सीख चुके हैं। मतलब जो इनको आता था वो भी सीख चुके हैं, जो हमें आता है वो तो, और ये आम प्रैक्टिसेस है, ये अक्सर होता है लोगों के साथ। तो अब हम इनको क्यों मतलब एज अ पार्टनर रखें। तो मैंने उनको ये समझाया, हमने इनके साथ पार्टनरशिप इसलिए थोड़ी की थी कि एक स्किल सेट एक्वायर कर लेंगे। अगर हम इस तरह सोचते तो हम यहाँ तक थोड़ी नहीं पहुंचते। तो उन्होंने बोला अच्छा फिर इनका क्या करना है। मैंने इनका कुछ नहीं करना, इनके एक्सपीरियंस को यूज करना, ये एसेट है हमारा। अभी हम उनके साथ तकरीबन 5 साल की जर्नी है, हमने अपनी सेल्स डबल कर दी। क्योंकि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट को देखता हूँ तो मुझे अब अमेज़न देखने का टाइम नहीं मिलता, मैं सिर्फ और सिर्फ पीपीसी स्ट्रेटजीज बनाता हूँ। आप खुद बनाते हैं पीपीसी? मैं बनाता हूँ। पीपीसी स्ट्रेटजीज मेरी होती है। मेरी मैक्सिमम जो प्रोडक्ट लाइन है उस पे जितनी भी कैंपेनिंग होती है वो मैं अभी भी खुद बनाता हूँ, बाकी और कुछ नहीं करता। लेकिन ये चीजें मेरे हाथ में, क्योंकि ये मैं अपने हाथ में रखता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मार्केट का क्या ट्रेंड चल रहा है, कहाँ ऊपर जा रहा है, कहाँ नीचे जा रहा है। वो भी हम अब कुछ हद तक हमने लोगों को पास ऑन किए हैं, लेकिन अभी भी कंट्रोल्स हमारे पास है।
तो आपका पुराना एम्प्लॉय आपका एसेट है। और अगर आजकल जैसे हम देखते हैं, अब कुछ केसेस मैंने ऐसे सुने कि ग्रुप्स में लड़कियां उन्होंने अपने लुक्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट ले लिए। अब वो मार्केट में ढूंढ रही है कोई प्रोफेशनल मिल जाए कि भाई हमने 1 करोड़ रुपए ले लिए, अब आप बताएं क्या करना है, आप अपना कट रख लें। तो अब जब इस तरह की मार्केट होगी ना, तो फिर स्कैम्स भी उसी तरह होंगे। तो हम ये कहते हैं कि 3-4 साल आप उस फील्ड में रहें, उसको असेस करें और देखें कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसमें क्या है। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, अब जैसे अमेजोन है, अमेजोन 18 दिन पैसे होल्ड करता है। अब आप ये तो बता रहे हैं कि $1000 पे जो है ना $500 प्रॉफिट है। अगर $1000 आपकी डेली की सेल है और $18,000 अमेजोन में होल्ड कर लिए, तो फिर क्या करेंगे? मैं हमेशा यही कहता हूँ कि आपकी जितना भी कैपिटल होता है उसका 50-60% के करीब अमेजोन के हाथ में रहता है, 40% के करीब कहीं ना कहीं वो होल्ड रहेगा फंड ना। तो अच्छा, अब कुछ लोग कहते हैं कि 10,000 का 5, भाई 10,000 को तो आप 10,000 से स्टार्ट करते हो ना, तो समझो कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट यूटिलाइज होगी वो 5,000 होगी या 6,000 होगी। कभी अमेजोन के पास है, कभी सप्लायर के पास है, कभी कहीं ना कहीं आपका पैसा स्टक रहता है। देखें, इसको ना आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। एक आपकी अमेजोन की इन्वेंट्री है, वो आपको मिनिमम इन्वेंट्री मैनेज करनी पड़ेगी, वो पैसा आपके पास कभी नहीं आएगा। ऐसा ही है। और एक इन्वेंट्री बैकअप में रहेगी, यानी यहां से खत्म हो रही है तो वो सी की इन्वेंट्री है तो 45 डेज आप लगा लें, या इंग्लैंड में तो 35 डेज वो एक इन्वेंट्री सी में चल रही हो, वो यहाँ से बाहर जाएगी, यहाँ से फिल हो रही हो। ऐसा ही है। फिर दूसरी चीज है ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट होल्डिंग होती है। फिर तीसरी एक और चीज है जो कि आपको कंसिडर करनी पड़ती है कि आप हर रोज पैसे नहीं मंगवा सकते। और जैसे ही अब इंटरनेशनल रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हो गए मनी लॉन्ड्रिंग के, तो आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो पैसे मंगवा सकते हैं। अगर आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, अगर आप कैश पे काम कर रहे हैं तो मुझे उसका नहीं पता, तो उधर भी आपके पैसे होल्ड होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि $10 की अमेजोन पे सेल हो गई, वो अगले दिन आपके अकाउंट में आ जाएंगे और आप उसको दोबारा खरीद लेंगे। तो ये वो चीजें हैं जब आप प्रैक्टिकली इन्वॉल्व होते हैं। और जैसे एक ट्रेनर आपको बताता है, ठीक है भाई मैंने आपको अमेजोन चलाना सिखा दिया, ये सबसे आसान काम है। अमेजोन को चलाने के बाद उसको मेंटेन करना और मेंटेनेंस के लेवल पे प्रॉफिट बनाना। अब मैं एक बहुत बड़े गुरु हैं ट्रेनिंग के, उन्होंने मुझे 2 हफ्ते पहले फोन किया कि वो शोएब भाई हमने जैकेट्स लगाई थी, अकाउंट सस्पेंड हो गया। तो मैंने उनको बोला आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन सी जैकेट्स अमेजोन पे लगानी है? बोला वो हमारा PLB चल रहा था, वो भी बंद हो गया। तो यहाँ ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि एट टाइम्स जो प्रोफेशनल्स हैं, क्योंकि देखें मैं अकेले कुल नहीं हूँ, आप भी नहीं है, हम भी कोई चीज नहीं आती होगी। एट टाइम्स मुझे मेरे एम्प्लॉयज बता रहे होते हैं, क्योंकि अब जैसे जैसे अमेजोन में चेंजेस आती जा रही हैं और जो लोग कांस्टेंट अमेजोन पे काम नहीं कर रहे वो फील्ड से आउट होते जा रहे हैं। जब आप ट्रेनिंग कराएंगे तो आपको लेटेस्ट अपडेट्स तो पता ही नहीं होंगी। तो फिर आप वही 3 साल पहले वाला मॉडल आप 2023 में अप्लाई करेंगे तो आप फिर फंस जाएंगे। तो यहाँ ये भी बहुत बड़ा फैक्टर, आउटडेटेड नॉलेज ना। अब लोग कहते हैं भाई आपने तो इसका मतलब ऐसी बात कर दी कि काम ही नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, ये एक कड़वा सच है। जो आप किसी और के पैसों पे ट्राई कर लें या अपने पैसों पे ट्राई कर लें, चॉइस आपकी है। तो बिजनेस करने के 3 असूल हैं। 2 साल तक बिजनेस से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करें। अभी हम परसों एक वेंचर कर आए, तो मैंने जिनके साथ किया, मैंने बोला भाई आप ये समझें, आपके 2.5 मिलियन डकैत आ गए, लूट के चले गए, मुझसे भी ले गए। अब हमें इससे कोई और उम्मीद है? उन्होंने बोला नहीं है। मैंने अब 2 साल तक आपने प्रॉफिट की बात नहीं करनी। उसके बाद मैं आपको दावा नहीं करता, लेकिन मैं आपको ये कहता हूं कि आप बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो होता ये है कि आप कंसिस्टेंट ही नहीं है। आपने एक चीज ट्राई की, 3 महीने नहीं चली, आपने बोला नहीं ये चीज सही नहीं है। हालांकि ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सारी फ्लॉप अमेजोन की प्रोडक्ट्स जो कि किसी ने बोला चल ही नहीं रही, टन के टन बेच दिए। क्योंकि उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थे। देखें हम सी से एक्सपोर्ट करते हैं, हम एयर से एक्सपोर्ट करते हैं। अब जो बंदा एक प्रोडक्ट बना रहा है उसके पास ये मैकेनिज्म थोड़ी है कि वो हर हफ्ते एयर से एक्सपोर्ट कर दे, वो हर हफ्ते सी से। उसके पास 5 कंट्रियों का एक्सेस नहीं है। हमने उस प्रोडक्ट को अपने 5 कस्टमर्स को भेजा, उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस आ गया। जब वॉल्यूमेट्रिक बिजनेस आ गया तो उसकी कॉस्ट कम हो गई। आप 10 पीस उठा रहे हैं, मैं 1000 पीस उठा रहा हूँ, मेरी कॉस्ट अलग होगी, आपकी कॉस्ट अलग होगी, फ्रेट की कॉस्ट अलग होगी।
ये वो चीजें हैं जो आपको एक्सपीरियंस सिखाता है, और एक्सपीरियंस आता है जॉब से। हमारे यहाँ पैदाइशी इंटरप्रेन्योर्स बैठे हुए हैं, कभी जिंदगी में लॉस नहीं किया। भाई तूने लॉस नहीं किया तो तूने, तेरी लर्निंग कहाँ है? ऐसा ही है, लर्निंग तो आती ही नुकसान से, प्रॉफिट से आप कुछ भी नहीं सीखते। कुछ भी नहीं सीखते प्रॉफिट से, बल्कि और प्रॉफिट से तो आपको और डाउनफॉल, मतलब आप और लेथार्जिक होते हो और आप कंफर्ट जोन में आते हैं ना। आप तो बस, बिजनेस का यही है कि आप कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। और हमारे यहाँ देखें, सुबह 9 बजे उठना एक मसला है। ऐसे लोग अरबों रुपए का बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन करना रात में चाहते हैं, सुबह का काम नहीं करना चाहते। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो हम बच्चों को समझाते भी हैं कि भाई आपने अगर कोई जॉइंट वेंचर करना भी है तो आप एक्सपीरियंस्ड पार्टनर के साथ करो, ट्रेनर के साथ नहीं करो, पार्टनर के साथ करो। ऐसे ही है। यहाँ तो ये है ना कि आप मुझसे अमेज़न की ट्रेनिंग ले लें और आप अरबपति हो जाएं, और मैं भले मोटरसाइकिल पर आता हूँ। मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त वाकया बताता हूँ। मैं 2020 में फारिग था, तो मैंने सोचा कि मैं एक इंस्टीट्यूट में जाके अमेज़न की ट्रेनिंग लेता हूँ और मैं चेक करता हूँ ये क्या सिखाते हैं। तो 11:30 से 12:30 सुबह क्लास होती थी, और हफ्ते में एक क्लास होती थी। महीने की 4 क्लासेस होती थी, और कोई 3 महीने का कोर्स था। तो मैं जब पहले दिन क्लास में गया तो उन्होंने देखा कि भाई ये अंकल आए हुए हैं, बाकी सब इंटर के बच्चे आए हुए हैं। हाँ, वो ये तो समझ जाएंगे। नहीं, तो उन्होंने ये समझा कि मुझे भी कुछ नहीं आता, और मैंने भी ऐसे ही प्रिटेंड किया कि मुझे तो कुछ नहीं आता। तो उसने मुझसे पूछा भी कि पीएल क्या होता है। मैंने कहा मुझे क्या पता क्या होता है, मैं तो सीखने आया हूँ। तो उन्होंने, जो ट्रेनर थे, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, उन्होंने जो प्रोडक्ट दिखाई तो मेरी हंसी निकल आई कि ये क्या है कि ट्रेनर $1 की प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है तो स्टूडेंट क्या करेगा। और उस प्रोडक्ट में मुझे कोई प्रॉफिट मार्जिन तो नजर नहीं आया, लेकिन शायद उन्होंने भी पिछले ही कोर्स से ट्रेनिंग ली होगी और वो पढ़ा रहे होंगे, और सो कॉल्ड एक बहुत बड़ी ट्रेनिंग कंपनी में थे। तो मैंने उनसे एक सवाल किया कि ये जो आपकी टारगेट सेल्स हैं, अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप कितना प्रॉफिट बना लेंगे? तो एग्जैक्टली उन्होंने बोला आपको आता है ये काम? पहला नहीं, मुझे आता नहीं है, मैं तो सिर्फ एसेस करना चाह रहा हूँ कि इससे पैसे कितने बनेंगे। तो उन्होंने जो मुझे नंबर्स बताए वो गलत थे। तो मेरे पास तो दिमाग में एक अप्रोक्सीमेट नंबर, आपको भी पता है कि यार ये प्रोडक्ट इतने प्रॉफिट दे देगी, 8 नहीं देगी तो 7 दे देगी या 9 दे देगी। हमारा जो असेसमेंट है वो $1-2 ही ऊपर नीचे। तो मैंने उनको बोला ये नंबर्स तो सही नहीं है। तो उन्होंने बोला आपको अमेज़न आता है? मैंने बोला ये मैंने नहीं बताया आपको कि मुझे आता है या नहीं, तो ये नंबर सही नहीं है। तो वहां जितने भी लोग थे उनको अमेज़न का ए भी नहीं आता था। नहीं आता। तो वो जब उनको नहीं आता तो बहुत आसान है उनको कैप्चर करना, उनको ट्रेन करना, और फिर ये करना कि भाई 90% बिजनेस फेल हो जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। मैं आपको एक और चीज बताऊं, हमने अभी तक जितने भी पीएल लॉन्च किए एक भी अनसक्सेसफुल नहीं है। हाँ, वो शुरू में फंसे, लेकिन क्योंकि हम फ्लो में थे तो हमने उनको भी फ्लो में ले आए। लेकिन अगर वो अकेले होते तो शायद हम अभी बिजनेस में ना होते। तो एक प्रोडक्ट पे आपका सर्वाइवल नहीं होना चाहिए, फोकस नहीं होना चाहिए। अगर आप 2-3 प्रोडक्ट्स करते हैं तो आप। तो अभी आपके कितने पीएल? मेरे, अगर मैं ओवरऑल मैन्युफैक्चरिंग जो करता हूँ वो 9 है। और वो मैन्युफैक्चर भी पाकिस्तान में होते हैं? सब पाकिस्तान में होते हैं। क्योंकि बीच में रिवाज ये आया और हमने भी यही सुना कि ज्यादातर लोगों ने हमें यही बताया कि पाकिस्तान छोड़ो, चाइना से बनवाओ और बेचो। तो आप ये पाकिस्तान से मैन्युफैक्चरिंग करके क्यों बेचते हैं? देखिए, इसमें जो हमने एक्सपीरियंस किया, जो लोग चाइना से काम कर रहे थे तो जैसे ही उनके प्रोडक्ट स्टैब्लिश हुए, चाइनीज वेंडर्स खुद आ गए सेलिंग करने के लिए, क्योंकि प्राइस आपके हाथ में नहीं थी। आप वेंडर बेस्ड बिजनेस कर रहे थे, उन्होंने प्राइस बढ़ाई, आप बिजनेस से आउट हो गए। वो ब्रेक इवन पे भी काम कर रहे थे तो उनको डिपेंडेंट था, उनको कुछ बच ही रहा होगा। यानी वो अगर आपकी कॉस्ट रख के भी काम कर रहे हैं तो उनको पैसे बच रहे हैं क्योंकि वो मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन आप उनसे लेके काम कर रहे हैं तो आपने एक हद तक रेजिस्ट किया, उसके बाद आपने बोला भाई मेरी इन्वेंट्री 0 हो गई है, मैं टाइप 2 पे चला जाऊं। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कॉस्ट आपके हाथ में होती है। मिसाल के तौर पे आप भी 0 प्रॉफिट पे काम कर रहे हैं तो मैं भी 6 महीने तक 0 पे काम कर सकता हूँ, मोरलेस सेम कॉस्ट पे काम हो सकता है। तो एक तो ऑब्जेक्टिव ये था। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे हम इंग्लैंड से वापस आए
तो हमने यही सोचा था कुछ पाकिस्तान में भी कुछ करेंगे, तो यहाँ पर हमने एम्प्लॉयमेंट जनरेट की। आप एक छोटा कारखाना लगाते हैं ना, 3 लोगों की रोजी उसमें लग जाती है स्टार्ट में। तो एक तो ये फैक्टर था कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, प्लस ये था कि प्राइस हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी पीएल हैं वो पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर होते हैं। एक पीएल हम चाइना में कर रहे थे, वो भी पाकिस्तान में बनाना शुरू कर दिया। वो मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। सही से। तो मैं क्या पूछ सकता हूँ इसकी ओवरऑल क्या सेल्स हैं अंदाजन? इसका देखें, नंबर्स जो है ना वो वेरी करते हैं, लेकिन मिलियंस के अंदर, डॉलर्स की बात कर रहा हूँ। सही। अच्छा, अब शोएब भाई, आप क्या समझते हैं पीएल लॉन्च करने के अंदर कौन कौन सी स्किल्स की नीड है जो कि ज्यादातर है? देखिए, सबसे पहले तो रैंकिंग हम सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब प्रोडक्ट लॉन्च करने जाते हैं तो थोड़ा सा वो काम कर जाते हैं जो कि हमें करना नहीं चाहिए। यानी चाइनीज पिक्चर्स उठा ली, पिक्चर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करते, पैकिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, कोई वैल्यू एडेड चीज नहीं करते, और फोकस करते हैं ग्रे मार्केटिंग पे। मैं आपको एक और चीज बताऊं अपने बारे में, ग्रे मार्केटिंग। मैंने आज तक कोई ग्रे मार्केटिंग नहीं की। मैंने आज तक कोई प्रोडक्ट फ्री सैंपल नहीं किया कि आप ले लें और मुझे फीडबैक दे। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ये, लेकिन पीछे गेम नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, होता क्या है, होता ये है कि अगर आपके पास प्राइस कंट्रोल है ना, अमेज़न के अंदर 3 चीजें ये बात भी है आपको एज देती हैं। एक तो मैंने आपको भी ऑफ द रिकॉर्ड यही बता रहा था ना, मैं अभी भी सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता। ऐसा ही है। तो जो बंदा सॉफ्टवेयर यूज नहीं करता तो वो फिर मैनीचैट भी यूज नहीं करता होगा, ये दूसरे एरियाज भी यूज नहीं करता होगा। देखें, एक सिंपल कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप स्मार्ट डिलीवरी देते हैं, आपकी पिक्चर्स अच्छी हैं, जैसे हम कैमरा की बात कर रहे थे, तो मैं अगर इस मॉडल का कैमरा लेने जा रहा हूं तो मेरा फोकस भी तो उसी किस्म का होगा ना, पिक्चर के ऊपर। तो अगर आपकी पिक्चर्स अपनी हैं, आप ब्रांड रजिस्ट्री में, यहाँ क्या होता है जी, हसन साहब का डिजाइन उठाया, अपना कलर डाला, ग्राफिक्स डिजाइनर को दिया, लगा दिया ना, A1 कंटेंट का पता है ना, ब्रांड रजिस्ट्री का पता है ना, उसके फीचर्स का पता है ना, उसके एडवांटेजेस का पता है। जिसको जाके बोलो जी हमारी वेबसाइट है, ये आपका यूएसपीटीओ में रजिस्टर्ड है, नहीं ये तो ये क्या होता है भाई, अच्छा ये भी होता है, अच्छा यार इसमें तो इतने डॉलर्स लग जाते हैं। भाई आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, आप हैदराबाद में या कराची में काम नहीं कर रहे, आपको इन सब फैक्टर्स पे काम, तो यहाँ वीक हो जाते हैं, पैकिंग पे वीक हो जाते हैं, कोई गिफ्ट नहीं देते, कोई वैल्यू एडेड चीज नहीं देते, कस्टमर को क्वालिटी नहीं देती। अगर आपकी प्राइस स्मार्ट है, आपकी डिलीवरी स्मार्ट है, आपकी प्रोडक्ट में जान है, मैं नहीं मानता कि ग्रे मार्केटिंग की आपको जरूरत है। हाँ, अगर आपको एक शॉर्टकट शुरू से टीचर ने सिखाया हुआ है कि बेटा 12वीं मंजिल पर डायरेक्ट ऐसे जाना है, यस, आप फिर फ्री सैंपलिंग करें और फिर इसी तरह अकाउंट सस्पेंड होते हैं। इस चीज को खत्म हो गई है। अब शुरुआत में बहुत ज्यादा थी कि जो है ना इसको इस तरह करते हैं, बट अब ये आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो कह रहे हैं सस्पेंशन की वजह से लोगों ने खत्म कर दिया। तो आपके क्या रैंकिंग मेथड है? हम लोग जो है ना, देखें, सबसे पहले जो है ना, आप रैंकिंग के भी पीछे बहुत सारे टूल्स चल रहे होते हैं। इसमें सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट चीज है आपकी इमेजरी, आपके इमेजेस, आपका कंटेंट। अच्छा, अब यहाँ क्या हो रहा है, चैट जीपीटी माशाल्लाह आ गया, सारे कंटेंट राइटर्स हो गए भाई, उस पर डाला, उसने निकाला, उसको एक और सॉफ्टवेयर से पैराफ्रेज किया, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि आपकी कोर चीज का कीवर्ड आपको पता है, चैट जीपीटी को नहीं पता, या जो इंटरप्रिटेशन की जो वेबसाइट्स हैं उनको नहीं पता। तो आपने अपना कंटेंट बजाय, जैसे हम कहते हैं 200 बाइट का कंटेंट होना चाहिए, तो लोग कहते हैं ये क्या बात हुई, 200 बाइट का टाइटल होना चाहिए। तो ये वो चीजें हैं कि अमेज़न में मेजर रोल प्ले करती हैं। फिर आपकी चीजें आ जाती हैं कि आप पीपीसी में क्या करते हैं, बैकएंड पे कीवर्ड्स कौन डालता है। तो ये बेसिक जो स्टोन एज मॉडल है अमेज़न की रैंकिंग का, ये वही है। 2 तरीके हैं प्रोडक्ट के इसमें पीएल के अंदर। अच्छा, आपने बताया कि 2 तरीके होते हैं, या तो आप प्रोडक्ट हंट करते हो, जैसे कि आमतौर पे सिखाया जाता है कि आपने सर्च वॉल्यूम देखना, उसका देखना किस कीवर्ड पे कितना रैंक हुआ, वो सब चीजें, और कंपटीशन देखना। या दूसरा मेथड आप बता रहे हैं कि आप प्रोडक्ट, आपने बताया कि मैंने उस लड़की को देखा, मैंने कहा ये प्रोडक्ट बेचना। तो 2 अप्रोचेज हैं, एक वो जो मेरा दिल चाह रहा है बेचने का, या फिर मुझे लगता है कि यार ये बिकेगी, एक वो जो कि आपने प्रोडक्ट हंट किया है और निकाला है कुछ अपने क्राइटेरियाज को देख के और फिर आपने लॉन्च किया है। तो देखिए, ये जो आपने डिफरेंट मेथड्स बताए ना, ये भी
ह्यूमन मेड मेथड्स हैं। ऐसा ही है। मैक्सिमम ट्रेनिंग कंपनीज ने बताया यही हुआ है बताया। कि जी अगर कंपटीशन में अमेजोन हो तो नहीं बेचना। हाँ। हम एक प्रोडक्ट ऐसा भी बेचते हैं जो अमेजोन बेचता है और हम उससे ज्यादा अच्छा बेचते हैं। तो अगेन बात आ जाती है प्राइसिंग के ऊपर। अगर अमेजोन 10 का बेच रहा है और आपके पास $5 की प्राइसिंग है, बेच सकता है अमेजोन? नहीं बेच सकता। तो इसका मतलब है कि ये क्राइटेरिया बनाने वाले ने ये सोचा ही नहीं कि अगर आपके पास प्राइस अच्छी है तो आप अमेजोन को बीट कर सकते हैं, क्योंकि अमेजोन मैन्युफैक्चरर नहीं है। तो अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग है और आपके पास प्राइस है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। लोएस्ट प्राइस वाले पे ही बाय बॉक्स आएगा। आप दुनिया का कोई भी रैंकिंग स्ट्रेटेजी लगा लें, और अगर प्रोडक्ट की कंसिस्टेंसी है, प्रोडक्ट पे 4.5 से ऊपर की रेटिंग है, अमेजोन आपको ही बाय बॉक्स देगा। क्योंकि अगर आपके रिटर्न ज्यादा होंगे, आपके डैमेजेस ज्यादा होंगे, प्रोडक्ट कंप्लेन होगी, सोने का प्रोडक्ट तो वो नहीं चल पाएगा। तो ये हमारा क्राइटेरिया है कि सर्च वॉल्यूम इतना होना चाहिए। क्योंकि हम इस ट्रेडिंग कंपनियों से पहले अमेजोन कर रहे हैं, तो हम इस क्राइटेरिया पे काम नहीं करते। तो हमारा एक ही क्राइटेरिया है, जो भी प्रोडक्ट सेल हो रहा है, ऑफ कोर्स आप उसकी सेल्स के एनालिसिस करते हैं कि ये बिकने वाला है या नहीं। हम ये देखते हैं ये मल्टीपल मार्केट्स में बिकेगा, नंबर 1। नंबर 2 चीज ये है, जो लोएस्ट बेच रहा है, क्या हम इससे नीचे बेच सकते हैं? और इसके बाद तो जीती है ना। मतलब ये वो क्राइटेरियाज हैं जो मैं पर्सनली देखता हूँ। बाकी देखें, बहुत सारे गुरुज हैं, उनकी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जो मैं देखता हूँ कि आया जो लोएस्ट बंदा बेच रहा है, उससे नीचे मैं बेच सकता हूँ प्रॉफिट में या नहीं। सही। फिर ये बात की चीजें हैं कि उसके रिव्यूज कितने हैं, उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, उसका दूसरे मामलात क्या चल रहे हैं, कितना सेल्स का रेशियो है, किस मार्केट का प्रोडक्ट है, सीजनल है नहीं है, डिस्पोजेबल है नहीं है, फ्रेजाइल है नहीं है। ये बात की चीजें आ जाती हैं। जो ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स हम नहीं करते, बाकी सारी चीजें कर लेते हैं। सही। और ये पीपीसी की क्या स्ट्रेटेजी है? पीपीसी देखें, पीपीसी के बहुत सारे रूल्स हैं। जो हमने बेसिक रूल समझा हुआ है और जो करते हैं कि अमेजोन भी एक सॉफ्टवेयर है जिसको आपने ट्रेंड करना है अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। तो फॉर एग्जांपल, अगर आपका बजट $10 का है तो आप उसको $2 से शुरू करें और स्लोली और ग्रेजुअली देखें कि कहाँ पर जाके सेल्स आ रही हैं। अब अमेजोन के अंदर बहुत सारे और नए ऑप्शंस आ गए हैं। एक $10 का ऑप्शन आया है, जो कि आप $10 की पीपीसी चलाएं तो वो आपको टाइम स्लॉट दे देता है कि भाई आप इस टाइम से इस टाइम तक अपनी पीपीसी रन कर लेते हैं। तो उसमें बड़ा अच्छा आपको असेसमेंट मिल जाती है कि कहाँ पर किस टाइम में कस्टमर ज्यादा हिट कर रहा है, किस टाइम में ऑफ टाइम जा रहा है, तो आप उससे भी टाइमिंग स्पेक कर लेते हैं। वैसे हम क्या करते हैं कि भाई अब कुछ लोग वीकेंड्स पे चलाते हैं, नॉर्मल डेज में नहीं चलाते। तो डिपेंड करता है कि आप किस एरिया का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्या वो सीजनल है। अब जैसे जैकेट्स हैं, ये सीजनल प्रोडक्ट है, सीजन में आप दबा के पीपीसी करते हैं ताकि जल्दी नंबर्स लाएं। लेकिन देन अगेन, अगर आप पीछे मैन्युफैक्चरिंग और स्टॉक की अवेलेबिलिटी नहीं है तो पीपीसी आपके ऑर्डर्स तो ले आएगी, लेकिन आपको एग्जीक्यूट करने में इशू आएगा। तो पीपीसी की डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस लेवल का प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसकी क्या मार्केट है, उसी हिसाब से फिर आप उसको डिजाइन कर लेते हैं। सही। अच्छा, इसके अंदर मुझे बताइए कि कुछ लोग पीएल को लेके दो चीजों की बोलते हैं। कुछ लोग मार्केट प्लेस को पसंद करते हैं और कुछ लोग बोलते नहीं, अपना इंडिपेंडेंट जो है वो स्टोर होना चाहिए शॉपिफाई के ऊपर। तो आप क्या प्रेफर करते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि आपको हर जगह पे अपनी प्रेजेंस रखनी चाहिए। सही। रिगार्डलेस कि वो आपका अपना प्लेटफॉर्म हो या कोई और प्लेटफॉर्म हो। कोई भी प्लेटफॉर्म जो आपको प्रॉफिट जनरेट करके दे रहा है और आपके पास प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी है, उस जगह वेयर हाउसिंग की या डिलीवरी की अवेलेबिलिटी है, तो आपको हर प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहिए जो प्लेटफॉर्म आपको माइनस में आपकी प्रोडक्ट को ना कर दे। सही। यानी जिस प्लेटफॉर्म में फॉर एग्जांपल आप उसकी सेलर फीस ना निकाल सकते हो और जो भी उसकी लिस्टिंग कॉस्ट है वो ना निकाल सकते हो, तो फिर आपको उस पर काम नहीं करना चाहिए। अब हमारे यहाँ लोग हैंडमेड की मार्केट में मशीन मेड डाल के बेचना शुरू कर देते हैं। वो एक महीने 1000, 2, 5000, 10,000 की सेल करते हैं, अगले महीने अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं। तो ये अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। वो दुकान जो आपको रेवेन्यू जनरेट करके देती है, चाहे वो कोई भी दुकान हो, आप उसको बंद ना करें। सही। आपको लगता है कि अभी भी लेदर जैकेट्स में, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि उसमें अब स्पेस नहीं, या फिर स्पेस तो लोग कहते हैं कि उसमें ज्यादा पैसा चाहिए लेदर जैकेट्स का करने के लिए, क्या लेदर के अंदर अभी भी कुछ ऐसी स्पेस है अमेज़न पे कि लोग अभी भी बहुत है, अभी भी बहुत है। आप
अभी इस महीने की मिसाल ले लें, हमने ऑर्डर्स बंद किए, हमारे पास प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं है। और ये ऐसा नहीं है कि आज साल है, हमेशा से ही होता है। माशाल्लाह। जब से काम शुरू किया है तब से आप नहीं पूरा कर सकते। नहीं पूरा कर सकते। अच्छा चलें, अब एक मैं सवाल आपसे करूंगा कि अगर बिलफर्स कोई करना चाहता है तो आपके सामने कुछ ऐसे एरियाज हैं जो आप कह सकते हैं कि यार अभी मैं इसमें देखता हूँ, और अगर आप फ्रीली महसूस करें इस चीज़ को, या इस चीज़ को प्रोडक्ट को बेच सकते हैं पाकिस्तान से, ये है प्रोडक्ट, ये है, मतलब एरियाज कुछ बता दें ऐसे कि अगर कोई करना चाहता है तो वो एरियाज। बहुत एरियाज हैं, जैसे आप सियालकोट में देखें तो स्पोर्ट्स की बहुत बड़ी रेंज है, सर्जिकल की बहुत बड़ी रेंज है, और स्पोर्ट्स के अंदर क्लोथिंग बहुत बड़ी रेंज है। स्पेशली जो फिटनेस का एरिया है, इसमें ग्लव्स आते हैं, इसमें आउटफिट्स आते हैं, ये लेगिंग्स आती हैं, जिम टी शर्ट्स आती हैं, इसका बहुत गैप है। हुडीज की बहुत बड़ी मार्केट है यूएस के अंदर जो कि अनटैप्ड है। यानी अभी जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो ये काम कर रहे हैं कि भाई वो वॉलमार्ट को दे रहे हैं, वो एसडा को दे रहे हैं, वो बड़े बड़े लोगों को दे रहे हैं। B2C का लेवल नहीं है, क्योंकि उसमें बड़ा मैन्युफैक्चरर क्वांटिटी मांगता है, और हम जैसे लोग जो छोटा काम कर रहे हैं वो इतनी 50,000 पीस, लाख पीस। तो मतलब जितनी भी टेक्सटाइल कंपनीज जो कि बाहर एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनकी खुद की प्रेजेंस उधर नहीं है, ज्यादातर उस पर फोकस नहीं हुआ हुआ। अब आप देखें जो हमारे यहाँ सो कॉल्ड यूटोपिया है, वो क्या कर रहा है? वो भी ऐसा ही है, वो भी यही कर रहा है कि भाई वो छोटी मार्केट को भी टैप किया हुआ है, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लिए हुए, वहां पे भी अपने वेयर हाउसेज लिए हुए, वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और वहां से इंपोर्ट भी कर रहे हैं, वहां से अमेज़न भी कर रहे हैं, यहाँ से एक्सपोर्ट के भी मजे ले रहे हैं, वहां से इंपोर्ट के भी मजे ले रहे हैं। ये वो चीजें हैं जो कि लोगों को नहीं पता। और वो माशाल्लाह टॉप 1 में, टॉप नंबर 1 पे आ गए यूटोपिया वाले, तो ये एक फख्र की बात भी है। और उनको इस जर्नी में आते आते 10 साल लग गए। वो 2013 से थे, पहले यूएस में काम करते थे, फिर यूके में आए, और वो आप देखें बेडिंग में काम कर रहे हैं, सर्जिकल्स में काम कर रहे हैं। कोई भी आप चीज उठा लें, यूटोपिया उसके अंदर मौजूद होगा और मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में मौजूद होगा। ये नहीं है कि वो किसी से ले रहे हैं, कुछ चीजें ले भी रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम मैन्युफैक्चरिंग बहुत ही अच्छा यूनिट उन्होंने कराची में लगाया हुआ है, जो कि मैंने देखा भी अंदर से नहीं बाहर से। सही। अच्छा शोएब भाई, बहुत सारे लोग ना विक्टिम माइंडसेट शो करते हैं, मैंने अक्सर देखे। अमेज़न पे काम कर रहे होंगे, थोड़ा सा कुछ वेव चली ऐसी तो बोला कि नहीं यार अमेज़न जो है ना यार ये ऐसा है वैसा है, ये सस्पेंड कर देता है। अच्छा मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि ऐसा नहीं है ना, अमेज़न अगर किसी को ऊपर रेड फ्लैग उठा रहा है तो वाकई कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अदरवाइज वो चीज़ ऑन हो जाएगी, या कुछ ना कुछ आप जवाब मांग रहा है, जवाब देंगे तो सेट हो जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि वाकई अमेज़न क्या मतलब करता है, तंग करता है सेलर्स को, या उनको जो है ना वो सस्पेंड करता है फजूल के अंदर? देखें, अगर आप सही काम कर रहे हैं तो अमेज़न मेरा नहीं ख्याल कि आपको तंग करेगा। हाँ, आप कुछ ऐसा होता है कि अचानक से अमेज़न को ख्याल आता है कि भाई ये बंदा अपनी फोटो आईडी जमा करा है, उसकी वेरिफिकेशन में हो सकता है आपका सीजन हो, वो 3 हफ्ते वेरिफिकेशन में लगा दे। तो ये एक प्रोसेस है, प्रोसेस का पार्ट है। अब मैं आपको बताऊं कि लाहौर में मेरा स्टिचिंग यूनिट है, तो 1 महीने पहले मुझे फोन आया ऑफिस से कि हमारे पूरे ऑफिस को पुलिस ले गई। अब मैं एक्सपोर्टर हूँ, टैक्स पेयर हूँ, कोशिश करता हूँ कि 100% चीजों को लेके चलूं। तो मैंने उनको फोन किया अपने मैनेजर साहब को कि भाई जो खवातीन थी उनको भी ले गए। बोला जी उनको भी हमारी गाड़ियों में ही बिठा के ले गए, बाइक पर आए और वो हमारी गाड़ियों में ही हमारे स्टाफ को बिठा के थाने ले। अच्छा भाई, थाने फोन किया कि भाई मसला क्या है, कि कोई ऐसा प्रोसेस हमने फॉलो नहीं किया, ये कोई बंदा कोई नशा तो नहीं कर रहा था, कोई गुटखा तो नहीं खा रहा था, हालांकि वहां लाहौर में तो ये नहीं था, वहां पे नहीं है मसला। तो अब वो कह रहे हैं ये बात नहीं कर रहे। उनको बताया कि भाई मैं एक्सपोर्टर हूँ, ये मेरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ये मेरे टैक्स के रिटर्न्स हैं, ये रजिस्ट्रेशन है, ये आपके थाने में भी रजिस्टर्ड है, लेकिन वो फोन पे बात नहीं कर रहे थे। तो फिर मैंने एक अच्छे दोस्त से जिनका फोन वो उठा सकते थे, उनको बोला कि इनको फोन करें। तो 5 मिनट में उन्होंने मेरे पूरे स्टाफ को रिलीज कर दिया। तो मैंने उन दोस्त को बोला कि यार इस SHO को बोलें कम से कम बात तो करे कि हुआ क्या है, ऐसा क्या किया कि एक 20-25 लोग आप थाने लेके गए, फिर बात नहीं कर रहे, कि FIR काट देंगे, फिर आपने फोन कर दिया तो छोड़ दिया। तो इसका मतलब है ये कोई सीरियस नेचर का क्राइम नहीं है, या जो भी ऑफेंस हुआ है हमें बताएं ताकि हम उसको रेक्टिफाई करें। तो बाद में ये पता चला कि भाई
मेरी तो रजिस्ट्रेशन है क्योंकि मैं कराची I2 में लाहौर में काम कर रहा हूँ, तो मैंने थाने में अपनी वेरिफिकेशन था। लेकिन जो लोकल लोग मैंने हायर किए उनकी वेरिफिकेशन नहीं है। अब आप कराची में पैदा हुए, कराची में पले बड़े, एक लाहौर का एम्प्लॉयर आपको हायर कर रहा है, वो आपकी रजिस्ट्रेशन क्यों कराएगा? ऑब्वियसली आप। तो ये हर्डल्स बिजनेस का पार्ट है। अब इसी तरह कराची कस्टम्स ने मेरा एक दफा माल रोक लिया, लाहौर से एयर में माल आया तो वो उन्होंने रोक लिया, ये क्या है, ये इलीगल है, आपने बाहर से इंपोर्ट किया। मैंने उसको बोला भाई आपको क्या हो गया, मैं आपकी FIR काट दूंगा। मैंने बोला अच्छा आप कौन है, आप अपना वो टैक्स में जमा करें। भाई उसको अपनी मैन्युफैक्चरिंग दी, उसको अपने लास्ट एक्सपोर्ट की GD दी। उसने 5 मिनट के बाद बोला सर योर कार्गो इज रिलीज्ड, लेकिन 4 घंटे उसको अपने पास रखा। तो ये बिजनेस के हिस्से हैं कि आप Amazon की कभी कभार लिस्टिंग हर बिजनेस में है मेरे ख्याल से, किसी भी टाइप का बिजनेस। इतना आइडियल तो आप नहीं जा सकते, लेकिन जैसे अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, आप ब्रांड लगाए हुए हैं, आप कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर रहे हैं जो Amazon के AI सिस्टम को ट्रिगर कर रही है, तो यस आपका अकाउंट सस्पेंड भी होगा। अभी आप देखें पाकिस्तान में Amazon आया, हमने नहीं बनाया क्योंकि हमें पता था कि 1-1.5 साल में इसमें मसले शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अलग है। तो अब आप देख लें पाकिस्तान के Amazon पे वैट भी लग गया, पाकिस्तान के Amazon पे एरियाज में भी रिस्ट्रिक्शन हो गई। फिर इसी तरह उस AI सिस्टम में उसकी रैंकिंग में भी मसले हैं। मैं तो काम इतना नहीं करता, लेकिन जो मुझे फीडबैक आता है उसमें यही आता है, मैक्सिमम लोग मी टू और ये सारी चीजें और ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं कि यार ठीक है आपका पासपोर्ट चला गया तो इनका ले लेंगे, उनका ले लेंगे। ये तो बहुत ज्यादा 1000 रिश्तेदार हैं। लेकिन एक चीज जो मैं आपको बताऊं, जब Amazon पैसे लेने पर आता है ना, तो बड़े बड़े एक्सपर्ट हजारों डॉलर Amazon को दे देते हैं। जब आपका IPI स्कोर 300 से नीचे आता है तो आप समझ लें कि Amazon वो दलदल है जिसमें मौत ही एक सोल्यूशन है, वैसे आप बाहर नहीं निकल सकते। तो इन चीजों को, इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो लोग इतनी एक्सपर्टीज नहीं रखते और अचानक से शुरू करके लॉस कर देते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि उनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता। सही। अच्छा रिटर्न किस तरह मैनेज करते हैं? आपने बताया था कि 1000 अगर जैकेट बेचें 200 रिटर्न आ जाती है, 100 रिटर्न। तकरीबन आप अगर जैकेट्स का रेशो देखें ना तो आपके पास 10 से 20% का रिटर्न है। अब इसमें ना रिटर्न्स में भी 2 एरियाज हैं। एक क्वालिटी का रिटर्न है, क्वालिटी पसंद नहीं आई। एक साइजिंग का रिटर्न है कि भाई आपको मीडियम आप अज्यूम कर रहे थे, तो ये हमारे साथ भी होता है कि हम वही सोच रहे होते हैं कि जो लड़कों जीन्स आती थी हमें जवानी में वही अभी तक आएगी, लेकिन पता चलता है वो आधी भी नहीं बन रही, अब वो हालात है। तो होता ये है कि आप अजम्पशंस पे चलते हैं, आप वेट पुट ऑन कर लेते हैं। तो साइजिंग का इशू ये एक नेचुरल है क्योंकि आपके सामने प्रोडक्ट नहीं है। तो साइजिंग तो जो है ना वो जस्टिफाइबल है कि भाई आपको मीडियम नहीं आ रहा था, लार्ज आ गया, वो मीडियम किसी और को चला जाएगा। लेकिन जहाँ क्वालिटी इश्यूज आ जाए तो वो फिर रिटर्न्स आपको डैमेज करते हैं। और दूसरा एक वो भी रिटर्न तो होता है कि ये अब मुझे नहीं चाहिए प्रोडक्ट। कुछ कस्टमर जो है ना, आप जो है वो अगर आप लोकल शॉपिफाई स्टोर्स जो रन कर रहे हैं उनका अगर आप देखें कि भाई जो लोग COD नहीं करते, तो आप जब उनसे डिस्कशन करें कि भाई पूरी दुनिया कैश ऑन डिलीवरी कर रही है, आप क्यों नहीं कर रहे, तो वो आपको एक ही चीज बताएंगे कि भाई अनवांटेड जो ऑर्डर्स हैं वो आपके प्रॉफिट को खा जाते हैं। तो हमारे यहाँ तो ये भी मसला है ना, गोरे तो चले 5% करते होंगे, हमारे यहाँ तो ये है कि आप काम कर रहे हैं, मैं आपका दुश्मन हूँ। मैंने अपने 4 दोस्तों को बोला भाई इससे ऑर्डर करो और वापस भेज देना, हम इसमें ही खुश हैं कि हमने इसका ये लॉस कर दिया। तो हम तो वो कौम है, वो यहाँ पर अनवांटेड इतना नहीं होता। और साइजेस का इशू आता है। पाकिस्तान में भी बेच रहे हैं आप लोकल? लोकल पाकिस्तान बिल्कुल नहीं, क्योंकि लोकल काम इसलिए नहीं कर सकते कि सर्दियों का सीजन कॉन्ट्रोडिक्ट करता है हमारे सीजन से। बिल्कुल। अगर यहाँ गर्मियों में हो तो हम बेच दें, लेकिन क्योंकि हमने आपको बताया कि हम सर्दियों में कस्टमर्स के ऑर्डर नहीं लेते, कितनी ही मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा लें, ऑर्डर इतना ज्यादा आता है कि आप उसको मैनेज नहीं कर सकते। एक और बात ये है कि क्योंकि सीजनल आइटम है, सर्दियों का सीजन, तो इसमें बाकी के दिनों में क्या करते हैं, बाकी के महीनों में किस तरह? ये जो PL आपको बताए हैं, अच्छा वो जरूरी नहीं है कि गुर्बत के दिनों में रखे हुए हैं कि ये पूरे साल चलते हैं। ये सीजनल, देखें आपकी 2 किस्म की प्रोडक्ट्स है ना, एक सीजनल है, एक 12 मंथ्स प्रोडक्ट्स है। ऐसा ही है। तो 12 मंथ्स प्रोडक्ट्स पे आप ज्यादा फोकस करें, तो सीजन आता है तो फिर आप सीजन पे काम करें। सही। तो हमने जैकेट्स के अलावा कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सीजनल हो, वो सारे
सही। पूरे साल चलने वाले हैं। तो अब आपकी मुझे बताएं कि टीम का साइज कितना है आपका? अभी मेरे पास 54 लोग हैं। 54 लोग हैं। तो अच्छा, मुझे लगता है बिजनेस दो चीज़ों चलता है, एक तो उसकी सेल्स होनी चाहिए, दूसरा एचआर, आपका लोग होने चाहिए अच्छे। ये दोनों रिसोर्सेज हैं जो कि आपको मैनेज करनी होती हैं। तो टीम बिल्डिंग के वाले से क्या कहेंगे आप? आपने अभी बीच में ये भी कहा कि पुराने लोग होने चाहिए, उनका ख्याल भी रखना, उनका सब कुछ। तो आपके पास क्या गुण हैं, क्या आप समझते हैं कि यार टीम बिल्डिंग की ये स्किल्स हैं, इस तरह टीम बिल्डिंग हो? क्योंकि इस इंडस्ट्री में ज़्यादातर सवाल ना मुझसे भी यही होता है कि एहसान भाई आप टीम को किस तरह रखते हैं, आपके पास पुराने 2-2 साल पुराने लोग भी हैं। तो ज़्यादातर लोगों का इशू ये टीम बिल्डिंग है इस इंडस्ट्री का। देखिए, तो मैं थोड़ा फॉर्चुनेट ये हूँ कि मैंने एज अ ऑर्डर बुकर अपना कैरियर स्टार्ट किया था जब मैंने इंटर का एग्जाम दिया था। तो मैंने बहुत नीचे से बहुत ऊपर तक का सफर किया है और तमाम फेजेस देखे। तो नौकरी, जैसे मैंने आपको बताया, तो वो आपको टीम बिल्डिंग का भी एक्सपीरियंस देती है, क्योंकि हम, जब मैं मार्केटिंग मैनेजर था, जीएम सेल्स था, डायरेक्टर सेल्स था, फिर सीईओ था, तो वो कंपनी में ही था। ऐसे ही मैं डायरेक्ट अपनी कंपनी तो चला नहीं रहा था। तो मैंने ना जब मैं जॉब करता था, तो उस जमाने में बायोमेट्रिक्स हमारी कंपनी में लॉन्च हो गया कि भाई अब जो है वो बायोमेट्रिक्स पे काम होगा। तो हमें इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आया कि भाई बायोमेट्रिक्स को हमने लॉन्च कर लिया है तो भाई हम डर गए हों या कुछ हो। तो हम वो अपना नॉर्मल टाइम जो हम आते थे उस पर थंब लगाते थे और लेट ही जाते थे तो थंब लगाते थे। तो महीने के बाद हमारी तो प्रोग्रेस अच्छी हो गई, लेकिन जो लोग चोर थे, डंडी मारते थे, वो रुक गए। उन्होंने देखा कि भाई हम जो है ना, ये सिस्टम तो कल्चरल चेंज हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो वो रेजिस्ट करते थे। मैंने अपने ऑफिस में इस टाइमिंग के मिथ को खत्म कर दिया। आप 11 बजे आ रहे हैं तो आ जाएं, आपका टाइम 10 बजे से ही शुरू है, लेकिन हमने आपको बोल दिया कि भाई आप 11 से बाद नहीं आएंगे। और मिसाल के तौर पे अब कॉर्पोरेट कल्चर ये है कि भाई आप बॉस हैं, ये एम्प्लॉई हैं, जब तक बॉस बैठे हैं एम्प्लॉय को फर्ज है तो वो बैठा रहेगा। तो हमारे ऑफिस में ऐसा कोई सीन नहीं है। भाई आपका काम खत्म हो जाए, आप घर चले जाए, आपने मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है कि। फिर थोड़ी चीजें हमने इंग्लैंड से सीखी। अब इंग्लैंड में ना पियोन होता है, ना कोई ऑफिस बॉय होता है। आप चाय बनाते हैं तो मेरे लिए बनाते हैं, मेरा बॉस जब चाय बनाता है तो मैं बनाता हूँ, तो मैं बॉस के लिए बनाता हूँ। तो वहाँ ये सारा चक्कर नहीं है। तो इसी तरह हमने कोशिश की कि थोड़ा बॉस का खौफ ना हो। तो हमने दोनों रोल रखे कि हम जो है ना, सोने के नवाले चमचे में नवाला डालते हैं और गुस्सा भी शेर की तरह है। तो थोड़ा सा कल्चर को चेंज किया कि यार आप लोगों को थोड़ा सा रिलीफ दें कि यार उसके सुबह उठ के उसके दिमाग में ये नहीं हो कि अगर मैं 9 बजे नहीं पहुंचा तो 9:15 बजे 3 छुट्टी के बाद वो एक तनख्वाह कट जाएगी और मैं छुट्टी करूंगा तो बॉस मेरी तनख्वाह काट लेंगे। तो इन चीजों से और थोड़ा सा अच्छा कल्चर डेवलप ये किया कि कम्युनिकेशन रखी और अपने दरवाजे में लॉक नहीं लगवाया और टीम को यही मैसेज दिया कि ये दरवाजा खुला हुआ है, जब चाहो इसमें रुकावट नहीं है, आप खोलें और अंदर आ जाए। तो कम्युनिकेशन को बेहतर किया। तो कल ही हमने एक एक्टिविटी की ऑफिस में जो हम एनुअल बोनस देते हैं। तो मैंने दोनों ऑफिस में तो खुद नहीं दिया था, लेकिन कराची ऑफिस में क्योंकि मैं बैठता हूँ तो मैंने वहाँ जब बोनस दिया तो एक उनको तकरीर जो की, जो थोड़ी सी मोटिवेशन के लिए, तो उनमें से कुछ लोगों को बताते हुए मैं खुद भी हैरान हो गया कि वो जब आए थे मेरे पास तो वो कुछ भी नहीं थे और वो मेरे रिश्तेदार भी नहीं थे और आज वो पूरा सिस्टम चलाते हैं। माशाल्लाह। तो यही तरीका है कि अगर आप जैसे ग्रो कर रहे हैं और आपकी टीम को नहीं लग रहा कि वो ग्रो कर रहे हैं तो यहाँ फिर कॉन्फ्लिक्ट। अगर आपकी टीम भी ग्रो कर रही है और आपके साथ वो भी देख रहे हैं कि यार हम भी ऊपर जा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको छोड़ेंगे। और जो छोड़े भी उसके लिए भी यही रूल रखा कि यार तुम 5 तारीख का इंतजार नहीं करो, क्योंकि वो जो 10 दिन तुम गुजारोगे वो काम खराब करोगे। तो तुम हमें 25 को ही बता दो, तुम्हारे पैसे तुम्हें पूरे मिलेंगे। इस चीज का इंतजार नहीं करोगे मैं 5 तारीख को सैलरी मिलेगी तो जवाब दूंगा। सही। तो जो हमें छोड़ के जाता भी है, जैसे अभी हमारी जो पोस्टेज बनाता है उसने मुझे बोला शुएब भाई मैं और पढ़ना चाहता हूँ। मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। उसने बोला शुएब भाई आप परेशान नहीं हो, मैंने ऑल्टरनेटिव
अरेंज कर लिया है। तो एचआर मेरा मसला नहीं है, क्योंकि मेरे बंदे को पता है कि यार ये बंदा अच्छा है, तो मुझे इसको ऐसे छोड़ के नहीं जाना है, इसको ऑल्टरनेटिव दे के जाऊंगा। आपका कल्चर, आपकी सारी चीजें रिप्रेजेंट करती हैं कि अब हम कल कैरम खेल रहे थे, तो मेरे साथ जो मेरा पार्टनर था वो मेरे ऑफिस में गाड़ी चलाता है, तो उनको ये मसला ही नहीं है कि हमारा बॉस का एक्सेसिबिलिटी कोई इशू है। तो ये 3-4 चीजें हमने अपनी जॉब के एक्सपीरियंस से सीखी थी, जो हम सोचते थे हमारे लिए एक बर्डन है। जब हमारे बॉस आते थे हमसे काम ही नहीं होता था, वो सर पे खड़े हो जाते थे। तो हमने कभी भी किसी के सर पे खड़े होके, बाकी गुस्सा और चीजें चलती रहती हैं, वो पार्ट है, वो तो जरूरी है, वो एक वक्त के हिसाब से वो चलता है। अच्छा, धोखे भी मिले होंगे टीम, ऑब्वियसली मैंने इस काम में जरूर देखा कि बंदा कोई छोड़ के भाग गया, किसी ने। अच्छा, धोखा तो देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी एक लर्निंग है। लेकिन अफसोस हुआ, और ऐसा हुआ कि मेरी जो फर्स्ट एम्प्लॉय थी वो एक फीमेल थी। तो मैं उस वक्त, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे ना, बहुत पैशनेट था और इतवार को भी काम करता था। तो सीजन चल रहा था, इतवार ऑन था, स्टिचिंग हो रही थी। तो मैंने नॉर्मली मैं किसी के सिस्टम में नहीं घुसता, तो मैंने उसको फ़ोन किया कि यार तुम्हारा सिस्टम खोलना है, ऑर्डर्स चेक करने, तो कटिंग लगवा देंगे अगर कोई ऑर्डर आए हुए होंगे। तो उसने फ़ौरन बोला कि बॉस ये यहाँ जाएंगे कर लें। तो वो जाहिर सी बात है, आप एक सिस्टम चला रहे हैं, आप एक टीम चला रहे हैं, आप एक ऑफिस में कदम रखेंगे ना, तो आपको थोड़ी पॉजिटिव्स और थोड़ी नेगेटिव वाइब्स आ जाएंगी कि क्या चल रहा है। मतलब सब ना भी पता चले, लेकिन एक बेसिक चीज आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। वो सिस्टम जैसे ही मैंने खोला ना, तो मुझे नेगेटिव वाइब्स आई। अच्छा, इत्तेफाक की बात है, जो पहली शीट खुली वो हमारी थी नहीं। अच्छा, उसमें जो ऑर्डर थे वो भी हमारे नहीं थे। तो ये तो हो नहीं सकता कि आपको अपना काम याद ना हो। तो वो फिर उसके अंदर डिटेल में गए, तो वो पहला ऑर्डर था जो कि हमारे कंपटीशन में आया हुआ था, और तो वो फिर हमने पकड़ लिया, अल्लाह ने पकड़वा दिया, आप समझ लें। तो वो बहुत अफसोस हुआ, पर उस वक्त बहुत गुस्से में था, बहुत यंग था, तो फिर उनको स्ट्रेट अवे फायर कर दिया। लेकिन 2-3 साल के बाद अंदाजा हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि बड़ा आदमी वो होता है जो कि उन लोगों के साथ भी अच्छा हो जो अच्छे ना हो। तो ये चीज मैंने बहुत बाद में एक्सपीरियंस से रियलाइज की, फिर उनके साथ पैचअप किया और उनके साथ ताल्लुकात बहाल किए, लेकिन वो लोग सरवाइव नहीं कर सके। ये बात वो इस बिजनेस में सरवाइव नहीं कर सके, क्योंकि देखें, आप अगर नेगेटिव रूट लेते हैं तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। और बाद में उन्होंने भी बोला कि हमसे गलती हो गई है, और ये मैंने बोला यार जो चीज खत्म हो गई उसके बारे में अब नया चैप्टर है, अब ताल्लुकात का चैप्टर है, तो अभी हम मिलते हैं। पर एक ही दफा हुआ, उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद क्या इक़दाम ऐसे लिया आपने उसके बाद? ना देखें, आप रोक नहीं सकते। हमेशा एक चीज याद रखें कि अगर आप अपनी टीम पे ट्रस्ट नहीं करेंगे तो फिर आप उनसे रिजल्ट्स नहीं ले सकते। क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉय को ऐसा लगे कि आपका बॉस उस पर ट्रस्ट नहीं कर रहा, तो फिर उससे आप मैक्सिमम परफॉर्मेंस नहीं ले सकते। यानी मैं आपको बताऊं कि मैं अपने स्टाफ के साथ वो काम शेयर कर जाता हूं जो शायद लोग अपने भाई या बीवी से भी ना करते हो। और मैं कल उनको यही बता रहा था कि तुम लोग मेरे बच्चे हो, मेरे बेसिकली 54 बच्चे हैं और मैं उनको मैनेज करता हूँ। तो एटीएम के पासवर्ड्स और बहुत ही हाईटेक डिटेल्स उनके पास ऐसे ही होती हैं, उनको पता होता है कि यार ये चीज है और ये चीज है। तो देखें, हमारे बॉस ने भी हम पे ट्रस्ट किया, हमने उनको मैक्सिमम रिजल्ट्स दिए और इसीलिए उनके अगेंस्ट नहीं गए। सही, ऐसे तो ट्रस्ट इसको आप रोक नहीं सकते। देखें, ये वही चीज है कि आपने सुसाइड करनी है तो मैं पूरी जिंदगी तो आपको पकड़ के नहीं रख सकता, जहाँ छोड़ूंगा वहां आप अटेम्प्ट कर लेंगे। तो ये है कि ये तो आप इसको कोई ब्लॉकेज नहीं है कि जैसे कुछ जगह होता है ना, मोबाइल ले लेते हैं, यूएसबी नहीं डाल सकते, ये सारी चीजों से हम आजाद हैं। हाँ, आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग को, आप अपनी प्रोडक्ट्स को इतना स्ट्रांग रखें कि वो आपके कंपटीशन में खड़ी ना हो सके। सही, ये हमने किया हुआ। सही है। अच्छा शोएब भाई, माशाल्लाह अच्छी खासी हमने चीज़ों को कवर कर लिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि
ड्राइविंग फोर्स क्या है आपकी? अच्छा, जब आपने शुरू किया होगा, पहले शुरुआत में पैसे की भी वो होती है कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द किचन इनकम बना दे और वो सब चीज़ें, तो एक वक्त अल्लाह ताला ऐसा लेके आता है कि आपकी सारी चीज़ें सेट हो जाती हैं। उसके बाद काम करना, क्योंकि कंफर्ट जोन जो आता है ना, प्रॉफिट से कंफर्ट जोन जो आता है, तो आप उसको किस तरह मैनेज करते हैं? और दूसरा ड्राइविंग फोर्स क्या है कि आप यार इतना करने के बाद भी बंदा बोले कि यार आज मेरा उठ के दिल चाह रहा है मैं और काम करूँ? अच्छा, मेरे साथ जरा उलट है ना, मेरी ड्राइविंग फोर्स जो है ना वो रिवर्स गियर लग गए। शुरू में हम 16-16 घंटे काम करते थे और रिजल्ट नहीं आता था, और अभी हम 6 घंटे काम करते हैं और उससे ज्यादा रिजल्ट आता है। तो रिजल्ट आपके एफर्ट्स में तो होता है, लेकिन अगर आप अपने पर्सनालिटी को, अपने ब्रेन को ब्रेक नहीं दे रहे तो वो आउटपुट नहीं देता। तो मैंने पिछले 1.5 साल में अपने आप को ब्रेक्स भी दिए हैं और थॉट प्रोसेस को भी चेंज किया है कि भाई सिर्फ काम नहीं करना, उसको एंजॉय भी करना है, अपना लेजर टाइम भी रखना है, दोस्तों को भी टाइम देना है, फैमिली को भी टाइम देना है। तो हमने अब इन चीज़ों को डिवाइड कर लिया है और टारगेट सेट कर लिए हैं, और वो टारगेट रियलिस्टिक सेट कर लिए हैं कि भाई यहाँ अचीव करना है और ये अचीव करना है, और इसका 10% 20% प्लस माइनस में रहना है। तो ड्राइविंग फोर्स यही है कि एक तो मैंने आपको बताया, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें लोग काम करते हैं, ये ड्राइविंग फोर्स है आपके लिए कि भाई आपने इन लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। आपका तो मसला हल हो गया। एग्जैक्टली। तो अब लोगों के लिए आप आसानी पैदा करें, लोगों को और अच्छा पे करें, तो यही मोटिवेशन होती है, और इसी पे जो थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस कर लेते हैं वो ये करते हैं। वैसे कुछ इतना खास नहीं। पॉजिटिविटी की सोर्सेज क्या हैं आपकी? आप क्या कैसे, मतलब कुछ लोगों का बुक्स पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों का मिलने का शौक होता है, अच्छे लोगों की सोबत अख्तियार करने का, तो आप ऐसा क्या करते हैं अपनी रूटीन के अंदर जो कि आपको लर्निंग भी मिलती है और पॉजिटिव भी रहते हैं और सीखते रहते हैं आप चीज़? देखें, जो मेरा थोड़ा सा सफ़र है ना, उसमें जैसे मेरे पास एक लड़का है जो कि गाड़ी चलाता है, तो वो जब मुझे गाड़ी के मामले में कोई मशवरा देता है ना, तो मैं ऐसे ही सुनता हूँ जैसे कोई टीचर मुझे एज ए स्टूडेंट बता रहा हो कि आप लोगों को ना रिस्पेक्ट देना शुरू करें और आप अपने आप को अकेले कुल ना समझें। यानी आपका अगर कोई बेसिक जूनियर से जूनियर स्टाफ भी आपको आगे बोलता है ना, सर ये कंपनी के लिए बेहतर है, तो आप उसको आप सुने, एटलीस्ट कंसिडर करें कि यार ये चीज मेरे फायदे के लिए। जब आप ओपिनियंस लेना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद ब खुद पॉजिटिव हो जाएंगे, और आपकी जो गैदरिंग है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो मैंने अपनी जिंदगी में 4-5 चीजें कम कर दी हैं। एक तो मैं फोन पे बात नहीं करता। सही। मेरा किसी जमाने में टॉकिंग टाइम होता होगा 10 से 12 घंटे, जो कि अब शायद आधा घंटा भी ना। कॉल पे? जी, फोन पे ही बात करता था। उससे बात कर रहा हूँ, अमेरिका वाले से बात कर रहा हूँ, यूरोप वाले से बात कर रहा हूँ, तो अब मैं फोन पे बात नहीं करता। और मैं जब ऑफिस से घर आ जाऊं तब तो मैं बिल्कुल भी बात नहीं करता। मैसेजेस जरूर कर लेता हूँ, फोन पे बात नहीं करता, क्योंकि होता क्या है कि आप जब फोन पे बात करते हैं तो कोई प्रोडक्टिव गुफ्तगू नहीं हो रही होती, किसी की पीछे ही बात हो रही होती है। तो दूसरी जो चीज मैंने की है वो ये की है कि आप सक्सेसफुल लोगों के साथ रहें। अब जरूरी नहीं है कि वो पैसे के मामले में सक्सेसफुल हो, कोई दीनी लिहाज से आपसे ज्यादा सक्सेसफुल है तो आप उसकी सोबत में बैठे हैं और ये भी सोचें कि आपने मरना भी है। तो थोड़ा रिलीजियस लोगों की गैदरिंग में बैठने की कोशिश की, अपने से बड़े लोगों की गैदरिंग में बैठने की कोशिश की, जो आपको बताते हैं कि यार लाइफ में, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि एक वक्त आएगा आप इस एफर्ट्स को रिग्रेट करेंगे कि यार मैंने इस वक्त फैमिली को टाइम देना चाहिए था। तो एक बैलेंस लाइफ गुजारें। बहुत वो कहते हैं ना, आपके जो सारे एग्स हैं वो एक बाउल में नहीं होने चाहिए कि आप सारा एफर्ट बिजनेस में ना दें कि फैमिली निगलेक्ट हो जाए, सारा एफर्ट फैमिली पे ना दें कि, तो आप बैलेंस एक लाइफ गुजारें। इसमें मैं आपको बताऊं, मेरी पहली जॉब मेरे दोस्त ने लगवाई, मुझे इंग्लैंड मेरे दोस्त ने भेजा, मुझे बिजनेस मेरे दोस्त ने कराया, जो मैंने आपको अभी बताया। तो गैदरिंग ऑफ कोर्स उन लोगों के साथ ना बैठें जो कहें यार हमें आगे नहीं बढ़ना, जिनका माइंडसेट एक खास पैराडाइम पे आके होल्ड हुआ है, वो आगे बढ़ना नहीं चाहते, उनके साथ ना बैठें। बाकी आप अपनी गैदरिंग जिस तरह की रखेंगे, 6 महीने बाद आप भी मोरलेस वैसे ही हो जाएंगे। उसको बस एंडिंग की तरफ लेके जाएंगे। उस्ताद की क्या अहमियत है आपकी जिंदगी में? कोई मेंटोर्स हैं आप सीखते? बहुत शदीद अहमियत है। और मेरे जो फर्स्ट बॉस थे, मैं आज भी उनके सामने ऐसे नहीं बैठता जैसे आपके सामने बैठा हूँ।
और उन्होंने हमें वो सिखाया है जो शायद हमें किसी किताब ने नहीं सिखाया। और एक और मैं आपको एक बड़ा ज़बरदस्त, हमारे कराची में एक ख़ास कम्युनिटी है, मुझे नाम लेना चाहिए या नहीं, उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें मशहूर हैं, आरी कटे ये वो, तो वो उसी कम्युनिटी से, उसी बिलोंगिंग्स हैं। तो मुझे नहीं पता था, तो मैं उनके साथ जाके बैठता था, तो उन्होंने बोला यार जो तुम बातें करते हो ना, ये तुम मार्केटिंग में करना शुरू कर दो। यही बात जो तुम हमारी गैदरिंग में करते हो ना, ये तुम जॉब में करना शुरू कर दो, तुम बहुत आगे हो जाओगे। तो उनका नाम हसनैन है, हसनैन हाशमी, हम उनको अस्सू कहते हैं। तो मैंने बोला यार अस्सू जॉब दिला दें फिर आप, ताकि शुरू हो जाए काम। तो इंटर के बाद उन्होंने मुझे इस फील्ड में डाल दिया, और उन्होंने, वो पहले आदमी थे जिन्होंने पिक किया कि यार मैं मार्केटिंग बेच सकता हूँ। तो वो उन्होंने मुझे ट्रेंड किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उनसे राब्ते में, कभी कभार वो हमारे ऑफिस भी चक्कर लगा लेते हैं, लेकिन उनको दुआओं में हमेशा याद रखते हैं। आज भी जो मैंने आपको किसी मैथ्स के टीचर का नाम नहीं लिया, क्योंकि देखें प्रैक्टिकल दुनिया में उन्होंने ही कदम रखवाया। ऐसे ही है। और उस्ताद की इज्जत बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ पता है क्या होता है, हमारे यहाँ ये होता है बंदा, और मैं आपको ये भी बात बता दूं, आज यहाँ पर आप है ना, ये आपकी काबिलियत नहीं है, ये आप मुझसे लिख के ले लें, या तो ये आपकी अम्मी की दुआ है या उनकी कोई नेकी है, वरना मैं और आप, यानी मैं अगर अपने स्कूल के दोस्तों में देखूं ना, जो मुझे आज देखते हैं, तो वो यकीनन यही समझते होंगे कि ये कोई चर्च या कोई ड्रग्स वग्स का काम करके ऐसे बने, काबिलियत से तो नहीं बन सकते, क्योंकि वो हमें स्कूल से जानते हैं। तो उस्ताद की यही वैल्यू है कि वो आपको डायरेक्शन देता है, वो आपको सक्सेस की उस लास्ट स्टेज पे लाके नहीं खड़ा करता। लेकिन अगर आपने यहाँ से हैदराबाद जाना है और आपका रुख कोयटा की तरफ है, तो दुनिया की कोई स्किल आपको हैदराबाद नहीं पहुंचा सकती। तो उस्तादों की बहुत हम इज्जत करते हैं, और उन्हीं की वजह से, वालिदैन की वजह से। अब मुझे जो परचेजिंग सिखाई है, जो मैं आज तक अप्लाई करता हूँ, मेरी वालिदा ने सिखाई है, और वो संडे मार्केट से सीखी है। देखिए मैंने आपको बताया ना कि एक आर्टिस्ट कोई भी चीज पेंट कर सकता है, ड्रॉ कर सकता है, अगर उसके अंदर स्किल सेट है। वो स्किल सेट डेवलप होता है प्रैक्टिस से, और ये प्रैक्टिस आपको घर से मिलती है। तो वो अम्मी का जाना, पहले पूरी मंडी का चक्कर लगाना, फिर जो सबसे कम रेट दे रहा है, अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है, उससे फिर बार्गेन करके प्रोडक्ट लेना। हमने चाइना से जो इम्पोर्ट करते हैं वो भी ऐसे ही करते हैं, यानी फिजिकल संडे बाजार तो नहीं होता, लेकिन प्रोसेस यही है कि भाई 5 वेंडर से प्रोडक्ट मंगाना, जिसकी अच्छी है, प्राइस हाई है, तो उससे नेगोशिएट करके उसको फिर अपने साथ ऑन बोर्ड लेना। तो उस्ताद जो है वो मस्ट है, और पेड उस्ताद नहीं। उस्ताद वो है जो आपको किसी लालच के बगैर कुछ सिखाए। उसका ये हरगिज मतलब नहीं हो कि यार आप मुझसे कोर्स करा लें तो मैं आपका उस्ताद हूँ। ये जो सो कॉल्ड मंजन अभी बिक रहा है, कि मैं इस प्लेटफॉर्म के हवाले से उनको ये मशवरा दूंगा कि भाई आप किसी की ऑडी और मर्सिडीज देख के इम्प्रेस ना हो सकता है वो ऑडी रेंट पे ली हुई हो। और हमने ऐसा देखा है कि वो पिछली दफा किसी और ऑडी में आए हैं, और इस दफा बंदे ने आके बताया सर ये तो कोई और कलर है, मान आज रेंट पे व्हाइट वाली अवेलेबल नहीं हो। तो आप किसी को इस तरह जज ना करें कि वो कौन सी गाड़ी चला रहा है, उसके स्किल सेट पे जज करें। मैंने बहुत सारे खतरनाक अमेज़न के प्रोफेशनल्स ब्रेक इवन पे ही देखे हैं, जिनको मैं उनको खुद भी यही कहता हूं कि आपको मुझसे ज्यादा काम आता है, लेकिन आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी मुझसे बहुत कम है। क्योंकि उन्होंने गाड़ी लेके रिस्क ले लिया, लेकिन उस गाड़ी की जगह प्रोडक्ट लेके रिस्क नहीं लिया। तो बेसिक चीज क्या है कि आपकी डायरेक्शन रिस्क टेकिंग की कहाँ है, ये आपका फ्यूचर ड्रॉ करेगी। और आप कोशिश यही करें कि जो बंदा भी आपके पास आए काम का मशवरा देने, लेने या कोई भी डिस्कशन करने, उसको आप वही बात बताएं जो बात आप अपने लिए करते हैं, तो अल्लाह मियां आपको खुद ब खुद ये रास्ते निकाल दे। अच्छा शोएब भाई, अब एंडिंग की तरफ, अब मुझे एक सवाल आखिरी है कि आप, एक बंदा वो है जिसने अभी कुछ स्टार्ट करना है, और एक बंदा वो है जिसने स्टार्ट कर लिया है, तो इन दोनों के लिए क्या एडवाइस होंगे? जिसने कुछ स्टार्ट करना है या कुछ सोच रहा है मैं कुछ करूं, और वो जिसने जो कि स्टार्ट कर चुका है अब वो आहिस्ते आहिस्ते करके चल रहा है, इन दोनों के लिए आपकी क्या एडवाइस? देखिए पहले तो मैं बात ये बताऊं कि जो लोग बिजनेस कर रहे हैं ना, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं आज आपके इंफ्रास्ट्रक्चर पर आया हूँ, अब मिसाल के तौर पे मैं कुछ और काम करता हूँ,
तो अब ज्यादातर बिजनेसमैन सोचेंगे यार ये शुरू कर देना चाहिए हमें, ये अच्छा काम कर रहा वेरी है, नाइस, बगैर उसके बारे में रिसर्च किए, बगैर उसकी स्ट्रगल देखे, बगैर उसका टेन्योर देखे। वो भाई 4 दिन बाद पूछोगे यार हम तो यूं करने जा रहे हैं, अबे भाई आपने और बहुत पैसे नुकसान किए, तो अचानक से जंप ना करें। अगर आपने बहुत शौक ही है तो उस जानने वाले को पार्टनर बना ले, बजाय उसकी बैक साइड पे कुछ और तजुर्बा करके जब वो पूरा खराब होके तबाह हो जाए फिर उसको बताएं, तो आप उसी को पार्टनर बना लें। तो कोई भी दूसरा बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उसमें जो एक्सपीरियंस्ड बंदा है, जो आपका अच्छा रिसोर्स है, इसके बारे में आपको पता है कि आपको डैमेज नहीं करेगा, तो उसके साथ जुड़ के काम कर लें। अब यहाँ होता क्या है सर, पार्टनरशिप नहीं चलती। देखिए पार्टनरशिप क्यों नहीं चलती, उसकी वजह ये है कि अगर मैं और आप पार्टनरशिप कर रहे हैं और मेरे दिमाग में यही है कि मैं आपसे एक सर्टेन स्किल्स एक्वायर करके आपसे जान छुड़ा लूंगा डे 1 से, वो तो कैसे चलेगी पार्टनरशिप। लेकिन अगर आप ये देखें कि आपका और मेरा नसीब मिल के कुछ कर सकता है, अल्लाह ने मुझे यहाँ कुछ करने के लिए भेजा है, तो फिर ये आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है और मेरे लिए भी अपॉर्चुनिटी। और जो नए बच्चे हैं जिनको अभी जो 20 साल के 22 साल के हैं, जब हम उनको ये मशवरा देते हैं कि आप जॉब करें, तो वो कहते हैं यार खुद तो कारोबार कर रहे हैं और हमें मशवरे दे रहे हैं। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं पानी के काम के हवाले से, उनको मैं मना कर देता हूँ कि यार इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, आप सरवाइव नहीं कर सकेंगे, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज्यादा लोडेड काम है, ये हैवी काम है। वो कहते हैं यार मार्जिन कम है कि कंपटीशन ज्यादा है। वो कहते हैं यार आपने तो कर लिया और इससे ये बना लिया, अब आप हमें मशवरा दे रहे हैं। तो काम अपनी फील्ड से रिलेटेड करें, जिसके बारे में आपको पता हो। अब मैं हो सकता है कि पत्थर तोड़ने में बहुत एक्सपर्ट हूँ, लेकिन हो सकता है मेरे पास कुछ ऐसे एजेस हों जो आपके पास ना हो। तो जो भी बिजनेस करें उसके अंदर एटलीस्ट 3 साल काम करें। देखिए हमारे जमाने में 25 साल में कोई एंटरप्रेन्योर नहीं बनता था। आजकल तो 18 साल में बंदे की सक्सेस क्या है, उसने आईफोन लिया हुआ है। भाई मैं आपको बता दूं कि जो लोग भी बड़े लेवल का बिजनेस करते हैं, आप दुनिया के किसी भी अमीर आदमी को उठा लें, वो बहुत बेसिक गाड़ी में घूमता होगा, बहुत बेसिक कपड़े पहनता होगा, वो बहुत ही बेसिक आदमी होगा। किसी भी बंदे को उठा लें आप, ऐसे ही है। इलॉन मस्क भी जो है ना, घर बेच के किराए के घर में रह रहा है। तो आप अगर हमारे जैसा होता, वो कहते हैं हाय अल्लाह ये क्या कर दिया इन्होंने। तो आप सिंप्लिसिटी को फॉलो करें और उस एरिया को एक्सपीरियंस करें और किसी और के पैसों पे एक्सपीरियंस गेन करें। और जब आप फुली कॉन्फिडेंट हो जाएं कि ये आपका बॉल है, आपका ट्रैक है, फिर आप उसको बिल्कुल जरूर करें। फाइनेंशियल एडवाइस पर्सनली और बिजनेस को लेके क्या आप किस तरह फाइनेंस मैनेज करते हैं? फाइनेंशियल्स को मैनेज करने के लिए देखें, मैं थोड़ा अपने बारे में बताता हूँ कि मैं आज से 30 साल पहले जिस लाइफस्टाइल में था ना, मैं आज भी उसी लाइफस्टाइल में हूँ। तो लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनकी इनकम्स बढ़ती हैं तो वो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं लायबिलिटी में। वो लायबिलिटी क्या है कि भाई आपने फॉर्च्यूनर ले ली किस्तों पे, तो वो क्या हुआ भाई 2 लाख रुपए का स्टाइल तो आ गया। अब लोग कह रहे हैं वाह 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 बहुत अच्छा काम चल रहा है, लेकिन आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई। अब बिजनेस नया नया है, वो शायद डिच भी होगा, वो ऊपर भी जाएगा, लेकिन आपने अपनी कॉस्ट बढ़ा ली। जो चीज 1 करोड़ रुपए की थी वो आपने 1.5 करोड़ में उठा ली, आपने अपना प्रॉफिट लायबिलिटी में इन्वेस्ट कर दिया। फिर होता क्या है कि जब डिच आता है तो आप उस सिनेरियो को मेंटेन नहीं कर पाते और फिर आप एक्चुअल पोजीशन से भी नीचे चले जाते हैं। तो मनी मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट, ये अगर दोनों आप नहीं कर सकते, आप ज्यादा देर आगे नहीं चल सकते। तो आपको अपना वो लाइफस्टाइल कैरी करना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल अभी आप एक सेडान कार चला रहे हैं, कल आपको 70 चलानी पड़े तो आपको मसला ना हो। तो यही लाइफस्टाइल आप कैरी करें। आपके एक्सपेंसेस, वो कहते हैं ना बेसिक फॉर्मूला है स्टोन एज का कि अपनी चादर है और उसी के हिसाब से अपने आप को आपने फैलाना है। चादर से पाँव बाहर निकालेंगे आपके लिए अच्छा नहीं है। तो चादर से अंदर अंदर जितना आप अच्छे हैं उतना, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी चीजें ना लें, आप चीजें लें जब आपको कैश फ्लो इजाजत दे। इंस्टॉलमेंट और सूद से दूर रहें। इंस्टॉलमेंट और सूद में आप जिस दिन आ गए उस, अच्छा लोग कहते हैं इसके बगैर काम नहीं होता। मैं कोई एक्सपोर्ट इंश्योरेंस के साथ नहीं करता, मैं कोई इंपोर्ट इंश्योरेंस के साथ नहीं करता, मैं इंटरेस्ट बेस्ड कोई काम नहीं करता। सोने का काम मैं नहीं करता।
मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जिसमें रिश्वत इन्वॉल्व हो। बस सिंपल जो काम, जिस काम में ये चीजें, वो मैं करता ही नहीं। वो मेरे हिसाब से बिजनेस मॉडल मेरे लिए सूट नहीं करता। 10 लोगों के लिए और करता होगा। तो आप इंटरेस्ट से दूर रहें और आप अपनी इनकम के हिसाब से अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करें। आपको कभी भी कैश फ्लोज में प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कोशिश यही करें कि प्रेफरेंस बिजनेस को रखें। हमारे यहाँ लोग क्या करते हैं, पैसा आता है घर ले लेते हैं, वो घर में सारा पैसा डाल देते हैं, वो बिजनेस चोक हो जाता है। क्योंकि अब ये अमेज़न का जो मसला है, जो इन्वेस्टमेंट का है, जो लोगों को समझ में नहीं आता कि देखें आप 100 यूनिट्स बेच रहे हैं, आपने भाई जो रैंकिंग करके 200 यूनिट कर दिए, तो आपको फिर इन्वेंट्री भी तो पीछे 200 की चाहिए। फिर अमेज़न में होल्डिंग भी 200 प्रोडक्ट की है, फिर वो 300 होगा। वो ऐसा थोड़ी है 200 पे रुक जाएगा, फिर आप कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो आप इस तरह से चीजों को लेके चलें तो आप कभी भी प्रॉब्लम में नहीं आएंगे। एक चीज और हमें शुरुआत में किसी ने समझाई थी और वो बहुत काम आई पूरी जर्नी में, क्योंकि जब आप लड़के होते हैं ना, नए नए करते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है कि आपको प्रॉफिट मिल रहा है सब। तो हमें किसी ने शुरू में बता दिया था कि आप बिजनेस को ओन नहीं करते, आप सैलरी लेंगे, सही ना? तो आपका बिजनेस नहीं है जी। तो हमने शुरुआत से ही कर लिया कि अपने आप को एक सैलरी मान ली, और वो सैलरी से ही घर चलेगा, सब कुछ चलेगा। कभी भी कारोबार में, बिजनेस में रखे हुए पैसों को अपना समझे ही नहीं, तो इससे बचत हो गई, जैसे आपने बताया। अब शुएब भाई कंक्लूजन आप दें, और मैं तो बात करता रहूंगा, मुझे मजा आ रहा है और सीखते रहेंगे वक्त। भाई कंक्लूजन ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि इस स्टेज में मैं आके चंद चीजें सोचता हूँ जो मैंने कभी नहीं सोची। और ये कोई ऐसा स्टेज नहीं है कि एंड ऑफ टाइम्स है, लेकिन बस ये है कि मैं सोचता हूँ कि आप अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज को उतना सीरियस नहीं लेते जितनी आप कमर्शियल एक्टिविटी को लेते हैं। तो एक चीज जो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखनी चाहिए वो ये है कि आप दुनिया में ना ही आप पैसे कमाने आए, ठीक है आप पैसे कमाएं, ये आपका हक है, लेकिन जिस हक से आप दुनिया में आए हैं उसके बारे में भी सोचें। और जो लोग आपकी ज़ात से मुंसलिक हैं और वो इस लेवल पे नहीं हैं जिस लेवल पर आप हैं, और आप उनकी डेवलपमेंट के लिए कुछ कर सकते हैं, तो इसको अपने बिजनेस का पार्ट बना। जब आप इसको अपने बिजनेस का पार्ट बना लेंगे इस नीयत से कि अल्लाह मियाँ ने आपको आपके हिसाब से ज़्यादा दिया है, इस नीयत से नहीं कि डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, तो आप ये देखेंगे कि आपके बिजनेस में जो बड़े बड़े हर्डल्स आएंगे वो स्मूथली आप पास कर जाएंगे। तो यही सबके लिए मैसेज है कि सिर्फ अपने लिए जिंदगी नहीं गुजारें, ये जानवर गुजारते हैं। आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बेनिफिट दे के देखें। और एक छोटी सी डिस्कशन हम कर रहे थे कि अक्सर लोग यही कहते हैं कि यार मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो यही चीजें तो बर्दाश्त करने वाली हैं कि आपके साथ जो लोग सही बर्ताव नहीं करते, आप उनको रिस्पेक्ट दें, और उस वक्त दें जब आप उनसे ऊपर हो। उनसे नीचे होंगे तो आपकी तो मजबूरी है ना, लेकिन जब आपके थोड़ा सा रिलीजियस रीडिंग करें और लोगों को सुने। और इसलिए नहीं कि हम जिस बिलीफ से ताल्लुक रखते हैं तो वो ज्यादा बेहतर है और आपका गलत है और यूं है। इस चीज को अप्लाई करें अपने बिजनेस में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिजनेस कैसे करते थे, वो कैसे अपनी चीजों को जो गलत, अगर किसी चीज में कोई मसला था तो वो पहले दिखाते थे कि यार ये मसला है, तो ये इस तरह से डीलिंग करें। तो ऐसा नहीं है कि आप मर जाएं, आप देखिएगा कि फिर कैसे आपकी चीजें चेंज हो जाती हैं। और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोगों से मैंने ये सुना है कि वो ये चीज अप्लाई करते हैं और उनको बहुत फायदा हुआ है। और कोशिश यही करें कि वो चीज बचाएं जो ट्रू फैक्ट है, यानी जो आज मैंने बात की है ना, वो मेरे नंबर्स हैं। यानी अमेज़न इतनी फीस चार्ज करता है, अब कोई गुरु नहीं बता रहा, जब आप करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, तो पहले बता देना बेहतर है। तो ये चीजें सिर्फ ट्रू रोजी पिक्चर ना दिखाएं, आप उनको एक्चुअल दिखाएं, ताकि जो बंदा आ रहा हो उसका दिमाग भी बने। 1 लाख रुपए का कोर्स बेच देते हैं, 6 महीने के बाद उसको $1 मिलियन। अब मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं, जेवर बेच के आ गए, वो पे क्लेम खुल गया। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीजें खुदारा ना करें और अच्छा मैसेज कन्वे करें कि भाई ये चीजें ट्रू पिक्चर दें। बाकी आप देखें, आपने भी कितना अपने आप को स्टैब्लिश किया है, तो इसी वजह से किया है ना कि आपका ट्रैक सही था। अगर आप ग्रे एरिया में जाते तो शायद अभी हम और आप बैठे हुए ना होते। बिल्कुल ऐसा ही है। तो यही है हमारा मैसेज कि भाई अपने साथ के लोग जो
कि आप जैसे नहीं हैं और हम जहाँ पे बैठे हैं उसमें हमारी कोई काबिलियत नहीं है, तो उनके लिए भी उनके लिए भी कुछ करना है। जज़ाकल्लाह खैर के आज हमें बड़ा अच्छा लगा आप बातचीत करके शोएब भाई से, और इनका पीछा नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कभी फिर मौका मिला तो फिर इनसे कुछ ना कुछ डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि हमारा काम ये है कि अच्छे लोगों के साथ बैठना, सोबत इख्तियार करना और आप लोगों तक वो मैसेज पहुंचाना जो कि आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर और अपने आप को बेहतर कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।